Ignited Minds Tutorials has recently released an informative video on YouTube dedicated to the topic of Class 9 CBSE in Social Science, SST, focusing on democratic rights. The video aims to provide a comprehensive understanding of this important concept. In the video, Ignited Minds Tutorials delves into the meaning and significance of democratic rights in a society. It covers various aspects of these rights, such as freedom of speech and expression, equality, and the right to vote. The tutorial also sheds light on the importance of democratic rights in ensuring a fair and inclusive society. Moreover, the video explores how democratic rights are enshrined in the Indian Constitution. It discusses key provisions and guarantees the Constitution offers to protect these rights. It highlights the fundamental rights that every citizen is entitled to, emphasizing the role of the judiciary in safeguarding these rights. Ignited Minds Tutorials video provides real-life examples and case studies to illustrate the practical application of democratic rights. It encourages students to critically analyze situations where these rights may be challenged and the importance of asserting them. Overall, the video serves as a valuable educational resource for Class 9 CBSE students studying the topic of democratic rights in the SST subject. It provides an in-depth understanding of the subject matter, equipping students with the knowledge necessary to become informed and responsible citizens. ओके पीपल वी विल स्टार्ट विथ डेमोक्रेटिक राइट्स. ठीक है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है. डेमोक्रेटिक राइट्स, देखो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक राइट्स? हाँ, जो राइट्स हमको मिलते हैं. और ये राइट्स क्या हैं? राइट्स मतलब क्या होता है? रूल्स. ओके, हाँ, सेट ऑफ रूल्स. राइट्स मतलब रूल्स होते हैं क्या? राइट्स मतलब रूल्स होते हैं? हक होता है. ठीक है, हक मतलब देखो रूल्स, जैसे आप अभी अगर स्कूल जा रहे हो तो आपको स्कूल का ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, है ना. स्कूल प्रीमाइसेस में आपको स्कूल का ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, ये वहां का रूल है. ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आप अपना कोई भी कपड़ा पहनकर जा सकते हैं. ठीक है, सो ये आपका राइट है. तो रूल्स आर नॉट नेसेसरली राइट्स. ठीक है, रूल्स और राइट्स में फर्क है. राइट्स मतलब जो आपका हक है, ठीक है, जो आपको मिलना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड राइट. हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, विच इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. और इस डेमोक्रेसी के तहत, ठीक है, आपका भाई साहब डेमोक्रेटिक राइट्स होता है. डेमोक्रेसी के तहत आपका भाई साहब डेमोक्रेटिक राइट्स होता है. डेमोक्रेटिक राइट्स क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? व्हाट आर दीज राइट्स? ये राइट्स हमारे हक हैं, हमको मिलने ही चाहिए. अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस वी शुड बी गेटिंग दिस डेमोक्रेटिक राइट्स. ठीक है, क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर फेलो बीइंग्स, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट. राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स. वो सारी चीजें जो सबको समान रूप से मिलनी चाहिए, उनको हम बोलते हैं राइट्स. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, वो हक मतलब आप किसकी चीज की बात कर रहे हैं? उस चीज की बात कर रहे हैं जो समान रूप से सबको मिलनी चाहिए. एवरीबडी शुड बी गेटिंग इट. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं राइट्स. ठीक है, फेलो बीइंग, सोसाइटी और गवर्नमेंट. ठीक है, क्लेम्स ऑफ पर्सन मतलब मेरा हक, जैसे इन्होंने बोला भाई साहब, क्लेम मतलब हक. ठीक है, ओवर फेलो बीइंग्स मतलब बाकी सब लोगों पे. ठीक है, सोसाइटी और गवर्नमेंट, ये हक सबको मिलना चाहिए. राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स. आप जब एक ऐसे क्लेम की बात करते हैं जो इक्वली पॉसिबल है दूसरों के लिए, उसको हम बोलते हैं राइट्स. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके. सो रीजन ऑफ क्लेम्स ऑफ अ पर्सन recognized by society and sanctioned by law. तो सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करती है और इट इज सैंक्शनड बाय लॉ. ठीक है, सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस इट एंड इज सैंक्शनड बाय लॉ.
तो सोसाइटी में जो भी आपके हक होंगे दोज आर बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड दे आर सैंक्शनड बाय लॉ एज वेल। लॉ उसको भाई साहब सैंक्शन भी कर रहा है। तो सिटीजन है अप्रोचेस कोर्ट, ठीक है, सिटीजन विल अप्रोच कोर्ट, प्रोटेक्ट द लॉ, ठीक है। ओके, सो पीपल, अभी देखो रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन। अगर क्लेम मतलब क्या होता है? हक, ठीक है। आप बोलेंगे भाई साहब मुझे सोना चांदी हीरा डायमंड चाहिए, ये आपका हक नहीं है भाई साहब, ठीक है। नहीं, तुमने पहना हुआ डायमंड, ने डायमंड पहना हुआ, मुझे भी डायमंड चाहिए, कमाओ भाई साहब, तुम भी पहनो, कोई मना नहीं कर रहा है, इसको हम हक नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट हक। लेकिन वेदांत को अगर एडुकेशन का हक है तो मुझे भी एडुकेशन का हक है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, दैट इज देयर। अगर वेदांत को एयर का हक है, बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ का हक है, तो मुझे भी है, इसको हम बोल सकते हैं हक जताना, ठीक है। हक हम इन चीजों पे जता सकते हैं, ठीक है। ओके, रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड दिस इज सैंक्शनड बाय लॉ। तो ये आपका लॉ इसका भाई साहब सैंक्शन करता है और ये सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करती है। रीजनेबल क्लेम्स, रीजनेबल क्लेम्स मतलब आपके क्लेम्स अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अरे वो भाई साहब मस्त मर्सिडीज में घूम रहा है, मुझे भी चाहिए मर्सिडीज, कमाओ, ठीक है। ये तुम्हारा रीजनेबल क्लेम नहीं है, दिस इज नॉट अ रीजनेबल क्लेम। लेकिन उसके घर में पानी आ रहा है और मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, ये रीजनेबल क्लेम है, ठीक है भाई। उसके बिल्डिंग में पानी आ रहा है और मेरे बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, ये एक रीजनेबल क्लेम है, दिस इज बेसिकली रीजनेबल क्लेम। क्या समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। सिटीजंस बेसिकली इन राइट्स के लिए, अगर इन राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? मतलब तलवार नहीं निकालना है, ठीक है, किसी का गला नहीं काटना है, ठीक है। यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट, ठीक है, यू हैव टू अप्रोच द जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड लॉ, ठीक है। तो आपका लॉ भाई साहब आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका जो संविधान है, जो कानून है, जो देश के सेट ऑफ रूल्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। संविधान या कानून आपको गारंटी दे रहा है कि आपके राइट्स का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी ने किया तो आप बाकायदा केस लड़के उस इंसान को या उस कम्युनिटी को या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को आप सजा दिलवा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ओके, प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, ठीक है, ये एक प्रिजन है, समझ लो, एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। कहां पे भाई साहब? ग्वांटानामो बे में, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन आइलैंड और यहाँ पे एक प्रिजन है। अबाउट 600 पीपल वेर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्स। तो यूएस फोर्स ने क्या किया भाई साहब? 600 लोगों को उठाया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन एज प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे, ठीक है। ये मैंने किया था क्या? मेरे को जहां तक नहीं किया था, कंफर्म ना भाई साहब, ये नहीं किया था। ओके, ग्वांटानामो बे में इनको डाल दिया गया, ठीक है। यूएस फोर्स ने भाई साहब सीक्रेटली 600 लोगों को उठाया बाय यूएस फोर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे वर पुट इन एज प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे। किसी को जेल में जब आप डालते हैं तो ऐसे नहीं डाल सकते, उसके ऊपर केस चलना रहता है। जैसे पुलिस जब किसी को पकड़ के लेके जाती है तो पुलिस किसी को जेल में नहीं डाल सकती, पुलिस इंटरोगेशन के लिए किसी को लॉकअप में रख सकती है और उसके लिए भी कस्टडी का उनको एप्लीकेशन चाहिए रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर उस पर केस रजिस्टर होता है, ठीक है, उसके बाद ही प्रिजन में रखा जा सकता है उसका, ठीक है। प्रिजन जो है दैट इज ओनली आफ्टर कोर्ट ट्रायल, कोर्ट में ट्रायल होगा, अगर उसका जुर्म सिद्ध होता है तो उसको प्रिजन में मिलेगा, ठीक है। पुलिस किसी को प्रिजन में नहीं डाल सकती, कोर्ट प्रिजन में डाल सकती है, ठीक है। ओके, यहां पे क्या हुआ बता? विदाउट ट्रायल 600 लोगों को उठाया गया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे वर पुट इन अ प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। इनको भाई साहब प्रिजन में डाला गया, एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी, ठीक है। तो ये क्यूबा एक्चुअली थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो क्यूबा जो है म्यूटिनी में था, क्यूबा अमेरिका के अगेंस्ट था, फिडेल कैस्ट्रो इनके भाई साहब रूलर थे और इन्होंने अमेरिका को, मतलब तभी कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर का एनवायरनमेंट था और कोल्ड वॉर में कुछ कंट्रीज रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, तभी दोनों जो कंट्रीज हैं आपके, रशिया और अमेरिका, दोनों भी सुपर पावर्स बनने की कोशिश कर रहे थे, बोथ वर ट्राइंग टू बिकम सुपर पावर्स। और इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में भाई साहब बहुत सारा डोमिनेंस चल रहा था। तो यहाँ पे नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन नेवी, तो ये हुआ भाई साहब। एना's फादर जमील एल बना वाज अमंग देम, तो ये एना बोल के कोई लड़की थी जिसके फादर थे, ये उनमें थे। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11th of September, ठीक है, 2001। तो 11th of September 2001 में जो अटैक हुआ था ये इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11th of September 2001, और इनको पकड़ लिया, ठीक है।
और दुनिया के अलग अलग कोनों से उनको उठाया गया था, 600 लोगों को। इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज वेर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर प्रिजनर्स। इनको बताया भी नहीं गया। देखो, आप अगर किसी दूसरे मुल्क के इंसान को प्रिजनर बना रहे हैं ना, तो उस मुल्क को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एम्बेसी को पूरा पूरा केस हिस्ट्री देना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको हटा सकते। देखो, जैसे हमारे यहाँ से भाई साहब बहुत सारे लोग झोल झाल करके बाहर चले गए, अभी हम उनको वापस नहीं बुला पा रहे क्योंकि वहाँ के कंट्री ने उनको सिटीजनशिप दे दी है। ठीक है, नीरव मोदी हो गया भाई साहब और विजय माल्या हो गया, भाई साहब बैठे हुए आराम से। यू कैन नॉट नाउ एक्सट्राडाइट देम बिकॉज उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है। नाउ दे आर ब्रिटिश सिटीजन्स। ठीक है, यू कैन नॉट रिकॉल देम बैक। और अगर आपको रिकॉल करना भी है तो आपको भाई साहब वहां के कोर्ट में केस को प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। और वहां के कोर्ट में जो केसेस चलते हैं वो वहां के कानून के हिसाब से चलते हैं। यहाँ का कानून अलग है, वहां का कानून अलग है। इट बिकम्स, इसीलिए देखो ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, झोल झाल करके भाग जाते हैं बाहर, क्योंकि उनको मालूम है कि बाहर अगर वो ट्रेस आउट हो भी गए तो उनको इंडिया वापस लाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंड। लेकिन यहाँ पे वैसा खुल्लम खुल्ला इन लोगों ने 600 लोगों को उठा लिया, अलग अलग कंट्रीज से उठा लिया। ठीक है, और उन कंट्रीज के एम्बेसीज को या उन कंट्रीज के लॉ सिस्टम्स को बताया भी नहीं। ठीक है, इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज वेर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर प्रिजनर्स। Al-Banna's family got to know that he was in that prison only through the media. मीडिया ने इस खबर को जब पब्लिश किया तब भाई साहब इनको मालूम चला कि इस प्रिजन में है बेचारा ये आदमी। ठीक है, ओके, सो इस तरह से भाई साहब इनको प्रिजन में डाल दिया गया। ठीक है, दे वर पुट इनटू प्रिजन 600 पीपल, सिर्फ शक के बिना पे, कोई प्रूव नहीं हुआ है, जुर्म सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ शक के बिना पे, हाँ ये लगता है इसमें इन्वॉल्व था, उस अटैक में ये इन्वॉल्व था, उस अटैक में ये इन्वॉल्व था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Families of prisoners, media or UN representatives were not allowed to meet them. अभी सबसे बड़ी बात, जो फैमिली के लोग हैं, चलो अभी मान गए, जान गए, तो फैमिली के लोग देखने आएंगे, नहीं, उनको नहीं देखने दिया गया। UN रिप्रेजेंटेटिव्स, UN से लोग आए, उनको भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, क्योंकि UN वाले जानना चाहते हैं कि क्यों उनको बंद करके रखा है। ये इंटरनेशनल प्रिजनर्स हैं और आपने बिना हक के कैसे इनको उठा लिया है और कैसे बंद कर रहे हैं, कौन सा केस है इनके ऊपर, क्या वो केस प्रूव हुआ है, क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हुआ है, ये सब वो जानना चाहते हैं। वे नॉट अलाउड टू मीट देम, किसी से इनको मीट करने नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब ये सरासर मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर आप देखो, जैसे कसब को जब पकड़ा गया तो यहाँ पे भाई साहब ट्रायल कोर्ट चला। आप अभी कसब भाई साहब एक पाकिस्तानी है, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब कोर्ट केस चला और रात के 3 बजे तक कोर्ट केस चला, पूरी रात भर केस चला, रात के 3-4 बजे तक कोर्ट केस चला, उसके बाद फांसी की सजा सुनाई गई, है ना। तो ये होता है भाई साहब। एक बार तो जितने भी आपके इंटरनेशनल प्रिजनर्स हैं, आपको भाई साहब उनको आपने पकड़ा हुआ है और आपको अगर उनको सजा सुनानी है तो प्रॉपर ट्रायल के साथ, प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको सजा सुनानी पड़ेगी। आप ऐसे ही नहीं किसी को सजा सुना सकते। ठीक है, सो फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स दे वर नॉट अलाउड टू मीट देम। ठीक है, द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंटरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट। तो पूरा दावेदार भाई साहब यूएस आर्मी का है। इन्होंने भाई साहब इनको पकड़ा था, इन्होंने उठाया था और इन्होंने इंटरोगेट किया था, इनको पूछा था, इनको लग रहा है कि हाँ इसको रखा जाए या ना छोड़ा जाए, इनके ऊपर है। ठीक है, तो यूएस आर्मी वाज टेकिंग कंट्रोल। देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट इन द यूएस। किसी मैजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने कोई कोर्ट केस नहीं हुआ था, नो ट्रायल्स। ठीक है, there was no trial before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach courts in their own country. ये अपने कोर्ट्स को भी अप्रोच नहीं कर पा रहे, इनको भाई साहब जेल में डाल दिया गया। ठीक है, so that was it. Amnesty International. Now Amnesty International is basically जब आप अपील करते हैं यूएनओ में, ठीक है, अपील करते हैं यूएनओ में किसी कोर्ट के केस के लिए, इंटरनेशनल प्रिजनर्स। ठीक है, ओके, Amnesty International, an international human rights organization, collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in ways that violated the US laws. आपके जितने भी prisons हैं इंडिया में, ये prisoners को ना बहुत, मतलब जो लोग जेल के अधिकारी होते हैं उनको बहुत मेंटेन करना पड़ता है इन prisons को। ठीक है, prisoners की सेफ्टी,
प्रिजनर्स में कोई मतलब हाथापाई ना हो, प्रिजनर्स में भाई साहब कोई मतलब मैल न्यूट्रिशन ना हो, जो उनको न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल से लोग विजिट करते रहते हैं, पहला जाते हैं वो प्रिजन में जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का जो इंडेक्स है उस पे कंट्रीज मेजर होती हैं, ठीक है, कहाँ पे कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है उस पे कंट्रीज मेजर होती हैं। और ह्यूमन राइट्स का पहला एग्जामिनेशन पॉइंट सेंटर होता है आपके ये प्रिजन्स, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल से हर एक कंट्री में लोग जाते हैं, ये प्रिजन से डेटा इकट्ठा करते हैं, और उन प्रिजन्स में इनको जाने देना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू अलाउ देम इन दोस प्रिजन्स, आप रोक नहीं सकते उनको। उन प्रिजन्स में जाकर वो देखेंगे, फूड क्वालिटी देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे कि जेल में जो लोग रह रहे हैं उन पे क्या टॉर्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई साहब उनका पूरा बॉडी का एग्जामिनेशन देखेंगे वो, कि कहीं पे मारा मारी का भाई साहब मार्क्स है कि नहीं, किसी प्रिजनर को मारा जा रहा है या नहीं, टॉर्चर किया जा रहा है या नहीं, 4 टाइम खाना मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं वो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, तो इससे पता चलता है कि किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या नहीं। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का स्कोप अगर कहीं मिलता है तो वो है प्रिजनर्स, बिकॉज इन प्रिजन्स क्रिमिनल्स आर देयर। तो क्रिमिनल्स को भाई साहब हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, बट एज अ राइट टू लिव, ठीक है, दैट्स अ फंडामेंटल राइट है वो, ठीक है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ओके, सो इन्होंने भाई साहब रिपोर्ट किया कि इन जगहों पे गुंटानामो बे में जो जेल है उसमें भाई साहब बहुत बुरी तरीके से वायलेट हो रहा है यूएस लॉज, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से इन प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जा रहा है। They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties, ठीक है, prisoners of war। देखो वॉर में जो प्रिजनर्स होते हैं, अभी समझ लो कोई इंडियन आर्मी का कमांडर है और वो समझ लो भाई साहब पाकिस्तान में पकड़ा गया, तो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है। इंटरनेशनल ट्रीटी में जो देखो वॉर क्रिमिनल्स कोई नहीं होता, वॉर में भाई साहब एक बंदा अगर पकड़ा जाता है वो तो अपनी देश की सेवा ही कर रहा था ना, तुम्हारे यहाँ पे पकड़ा गया उसको भाई साहब छोड़ दो, और अगर तुम उसको डिटेन करके भी रख रहे हो तो तुम उसके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज में ट्रीटमेंट होता है क्योंकि वो ऑफिशियल है भाई साहब, ठीक है, द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के प्रिजनर्स को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिल रहा था। आप उनको बेसिक ह्यूमन राइट से नहीं उल्लंघन कर सकते, मस्ट गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत जो ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। ओके, मेनी प्रिजनर्स हैव ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशंस बाय गोइंग ऑन अ हंगर फास्ट, ठीक है। तो बहुत सारे प्रिजनर्स जो 400 लोग थे वो भाई साहब भूख हड़ताल पे चले गए, ठीक है। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, ठीक है। जब भाई साहब तहकीकात हुई, जब इंटरोगेशन हुआ और पता चला कि दे आर नॉट गिल्टी, उसके बाद भी भाई साहब उनको छोड़ा नहीं गया, दे वर नॉट रिलीज्ड, ठीक है। सो प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दीज फाइंडिंग्स, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किया और उन्होंने बोला कि भाई साहब ये प्रिजनर्स नॉट गिल्टी हैं, प्लीज इनको रिलीज कीजिए, ठीक है। स्टिल दे वर नॉट रिलीज, ठीक है, स्टिल दे वर नॉट रिलीज। द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट द प्रिजन इन गुंटानामो बे शुड बी क्लोज डाउन, इसको भाई साहब बंद कीजिए और सारे प्रिजनर्स को रिलीज कीजिए, ठीक है। द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज प्लीज, भाई साहब उनकी भी तानाशाही है, नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज, आपको यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, बताइए भाई साहब, ये केस स्टडी है, हाँ बोलिए। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किस हिसाब से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है बताइए, हाउ इज इट दैट ह्यूमन राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। टॉर्चर तो कर ही सकते हैं ना, टॉर्चर तो कर ही सकते हैं भाई साहब। कब टॉर्चर कर सकते हैं, कब टॉर्चर कर सकते हैं, जब आपने सच में कोई क्राइम किया हो। टॉर्चर भी आप नहीं कर सकते, आप सजा दे सकते हैं, ठीक है, जब आपने सच में कोई क्राइम किया हो। और क्राइम अगर आपने किया हो तो वो आप कब सिद्ध होता है भाई साहब, व्हेन इज इट प्रूव, व्हेन इज इट प्रूव। अगर किसी ने क्राइम किया है तो आप उसको प्रिजन में डालेंगे, है ना, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है, वो क्राइम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे बिना कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किए आपने ऐसे ही 400 लोगों को पता नहीं कहां से उठा लिया और उसको भाई साहब डाल दिया और आप भी टॉर्चर कर रहे हैं उनको, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन। सो इसको भाई साहब टॉर्चर कर रहे हैं हम, तो दिस इज
आप अगर किसी को प्रिजन में डालना चाहते हैं तो आप ऐसी मनमानी करके नहीं डाल सकते, उस पर भाई साहब प्रॉपर केस चलेगा, उसके बाद ही आप उसको डाल सकते हैं। ओनली देन यू कैन पुट दैट पर्सन इनटू प्रिजन, जो आपने नहीं किया है। तो ये आपका बेसिक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। ओके ओके ओके। सो अभी भाई साहब सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया, अभी एक और एग्जांपल है। तो गुआंटानामो बे आपका एक एग्जांपल था जहां पे यूएस आर्मी ने बहुत बुरी तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया बाय पिकिंग अप 400 पीपल एंड डिटेनिंग देम विदाउट एनी लॉ प्रोसीजर्स, ठीक है, विदाउट एनी कोर्ट ऑफ लॉ प्रोसीजर्स। ओके, नाउ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में बेसिक द कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग एंड पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग चेंजिंग देयर रूल्स, ठीक है, रूलर्स। मतलब आपका क्या है, यहाँ पे अभी भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अभी भी यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। Are we clear on this one, people? Still we have a monarchical form of government. We do not have democracy here. The king selects the legislature as well as the executive. King भाई साहब दोनों भी सिलेक्ट करता है, लेजिस्लेटर और सब कुछ किंग डिसाइड करता है। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करती है, ये सब किंग अपॉइंट करते हैं। He appoints the judges and can change any of their decisions, ठीक है। Citizens cannot form political parties or any political organizations. Media cannot report anything about the monarch, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं फॉर्म कर सकता, पॉलिटिकल पार्टी हो ही नहीं सकती, ठीक है। और मीडिया कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकता अगेंस्ट द मोनार्क, अगेंस्ट द किंग और उसके कमिटी के हिसाब से, ठीक है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। मतलब देखो जैसे हमारे इंडिया में आप अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब हम जनरली क्या है कि हम जो रिलीजन है वही फॉलो करते हैं, बट आप अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी अ मुस्लिम, सबको मुस्लिम होना पड़ेगा। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो द रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। मतलब जैसे आप पब्लिकली क्या करते हैं, पब्लिकली गणपति सेलिब्रेट कर रहे हैं, पब्लिकली दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखोगे भाई साहब हमारे यहाँ पे पब्लिकली नमाज भी पढ़ा जाता है ना, मस्जिदों में या स्टेशंस में आप देखोगे नमाज पढ़ रहे हैं लोग भाई साहब, ठीक है। तो पब्लिकली हो रहा है ये तो, लेकिन आप अगर नॉन मुस्लिम हैं तो आप भाई साहब पब्लिक में अपना रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक कि ऐसा है वहाँ पे कि नमाज का टाइम होता है ना, 3 टाइम का नमाज होता है, तो जिस टाइम पे नमाज पढ़ा जाएगा, अगर आप समझ लो हिंदू हैं या किसी और रिलीजन के हैं तो आप ऑब्वियसली नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप कोई काम नहीं करेंगे। यू विल नॉट बी अलाउड टू डू एनी वर्क। आपका कोई बिजनेस होगा तो आप उस बिजनेस में वर्क नहीं कर सकते। आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो भी काम नहीं करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। यू विल हैव टू गिव देम लीव, ऐसा है सिस्टम। तो मतलब आपको मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मुस्लिम्स लोग जब नमाज पढ़ रहे हैं तो या तो आप उनके साथ नमाज पढ़िए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं अपने रिलीजन के हिसाब से तो आप काम नहीं करेंगे और ना ही किसी को काम करवा सकते उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा है, तीनों टाइम आपका ऐसा ही है, ठीक है। सो एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी अ मुस्लिम, मुस्लिम होना जरूरी है वहां पे। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन नॉट फॉलो द रिलीजन इन प्राइवेट, ठीक है, कैन फॉलो द रिलीजन ओनली इन प्राइवेट। घर के किसी कोने में आप पूजा पाठ कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप भाई साहब उसको सामाजिक तौर पे नहीं फॉलो कर सकते। हाँ, क्यों लाएंगे? तुमको लग रहा होगा कि हो सकता है ये रूल इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन वाई? सोचिए आप, देखिए थोड़ा अपने होराइजन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आज की तारीख में जो एटमॉस्फेयर है शायद हम यही सोचेंगे कि नहीं ये रूल इंडिया में भी आना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा ही किया जाए। लेकिन आप सोचिए क्यों लाए हम इस चीज को, क्यों लाए? इज दिस गुड फंडामेंटली? यस, नहीं, यस है तो यस है बोलो, नो है तो नो है बोलो। इज दिस गुड? इज दिस गुड? पहली बात तो रिलीजन जो है वो आपकी एक मान्यता है, ठीक है। रिलीजन आपकी मान्यता है, आप उसको मान रहे हैं, उसमें कुछ गलत है या सही है वो आपकी मान्यता है, वो आपका प्राइवेट है, वो आपका पर्सनल है, ठीक है। इफ यू आर फॉलोइंग अ रिलीजन दैट इज एब्सोल्युटली पर्सनल, ठीक है, तो उसको हम एक यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूनिवर्सलाइज इट, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके फैमिली में कोई बिजनेस है, लेट्स से एक फैमिली बिजनेस है, आपके फैमिली में भाई साहब बिजनेस है, लेट्स से गाड़ियों का बिजनेस है आपका, ठीक है। आपके परदादा ने किया है, आपके पापा ने किया है, आप भी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी वो करेंगे, आप अपने तौर तरीके से उस बिजनेस को कर रहे हैं,
यू आर फ्री। जरूरी नहीं कि आप जिस तरीके से उस गाड़ी का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं दूसरे गाड़ी वाले भी उसी तरह से उस बिजनेस को हैंडल करें। वो आपका मॉडल ले सकते हैं या ना ले सकते हैं, उनका ऊपर है। वो अपने तरीके से बिजनेस करेंगे, आप अपने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही रिलीजन भी है, रिलीजन बहुत पर्सनलाइज्ड है, ठीक है। रिलीजन को हम पहली बात पब्लिक क्यों लाएं, ठीक है, और आपका इस तरीके का चीज आपके पब्लिक डोमेन में गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आप देखो, अगर भाई साहब कोई मुस्लिम है, वो नमाज पढ़े या ना पढ़े उसके ऊपर है, तो हर इंसान को मुस्लिम होना पड़ेगा, ये गलत है ना भाई साहब, ठीक है। हर इंसान को मुस्लिम होना पड़ेगा मतलब एक आपने बना दिया रूल, अगर मुस्लिम नहीं है आप तो आप उस टाइम पे कोई काम नहीं कर सकते। अगर भाई साहब आपका ईद है तो आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ, मतलब आपकी डेमोक्रेसी है ही नहीं, आपकी तानाशाही हो गई। सो ये आप जितना भी बोल लें, दिस इज नॉट अ फ्री फ्रेम ऑफ माइंड। देखो, एक देश का विकास तभी हो सकता है जब आप वहां के लोगों को फ्रीली सोचने दें, ठीक है। और जब आप रिलीजन रिलेटेड चीजों को इंपोज करते हैं या किसी भी चीज को इंपोज करते हैं तो आप वहां पे फ्रीली उस चीज को सोचने नहीं दे रहे, उनको फ्रीली सोचने ही दे रहे आप, ठीक है। तो आप अगर ऐसा ही करेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट बी अ फ्री नेशन, ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। ओके, वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। जैसे वहां पे भाई साहब वुमेन को लाइसेंस नहीं मिलता है चाहे जितना भी अच्छा गाड़ी चला ले। अब बोलो भाई साहब, ठीक है, वुमेन को लाइसेंस नहीं मिलेगा चाहे जितना भी अच्छा गाड़ी चला ले वो, ठीक है, तो किसी भी हिसाब से उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। दे आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो बुरखे में जाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन। अभी देखो टेस्टिमनी मतलब समझ लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, और गवाह बुला गए, समझ लो ये कोई क्रिमिनल है और इसके उसमें गवाह बुलाए गए। तो एक मैन को बुलाया गया, इसने बोला हाँ मैंने देखा इसको क्राइम करते हुए। एक वुमेन को बुलाया गया, इसने बोला नहीं इसने क्राइम नहीं किया है, लेकिन इसका नहीं माना जाएगा, इसका माना जाएगा। अगर 2 वुमेन आकर बोलते हैं कि हाँ इसने नहीं किया, तब जाकर वो इक्वल होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? द टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन इज इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अगर 2 वुमेन आकर बोलते हैं कि भाई साहब इसने क्राइम नहीं किया है, तब जाकर माना जाएगा। अगर एक मैन ने बोला कि हाँ इसने क्राइम किया है और एक वुमेन ने बोला कि इसने क्राइम नहीं किया, तो मैन का सुना जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ऐसा है, टेस्टिमनी तो इक्वल होना चाहिए ना भाई साहब, जितने लोग हैं उतनी टेस्टिमनीज होनी चाहिए, लेकिन द टेस्टिमनी ऑफ 2 वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी इक्वलेंट टू 1 मोर, ठीक है, 1 मैन। तो ऐसा है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो दिस इज वन थिंग। तो इसका मतलब आप जेंडर बेस्ड आपका है और रिलीजन बेस्ड आपका है। आपका जो सऊदी अरेबिया का रीजन है वो जेंडर बेस्ड और रिलीजन बेस्ड है। जेंडर में आप मेल्स को प्रेफर कर रहे हैं और रिलीजन में आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, है ना, ठीक है, ओके। सो एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, मैसेकर मतलब समझते हैं बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मार देना, दैट इज कॉल्ड मैसेकर, ठीक है। एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, कोसोवो इज बेसिकली अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लोवाकिया, ठीक है। यूगोस्लाविया इज बेसिकली अ कंट्री, ठीक है, और इसका एक प्रोविंस है कोसोवो। तो पॉपुलेशन ओवरवेलमिंगली, अब भाई साहब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या थे, एल्बेनियंस थे, ठीक है, एथनिक एल्बेनियंस। सर्ब्स वेर इन मेजॉरिटी, तो यहाँ पे भाई साहब सर्ब्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। मिलोसेविक, ठीक है, वन द इलेक्शन। अभी क्या हुआ देखो यहाँ पे, मिलोसेविक बोल के एक लीडर थे, इन्होंने इलेक्शन जीता। ही वॉज हॉस्टाइल टू द कोसोवो एल्बेनियंस। ये कोसोवो एल्बेनियंस को बिल्कुल भी नहीं देखते थे, मतलब टॉलरेट करते थे, ठीक है, और यहाँ पे एथनिक एल्बेनियंस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। wanted the Serbs to dominate the country, सर्ब्स की मेजॉरिटी भी काफी ज्यादा थी। he wanted the Serbs to dominate the country, वो चाहते थे कि भाई साहब सर्ब्स कंट्री को डोमिनेट करे। wanted Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs, तो उन्होंने 2 ऑप्शन छोड़ा था भाई साहब, या तो एल्बेनियंस इस कंट्री को छोड़कर चले जाएं या तो सर्ब्स के सामने हाथ जोड़ करके रहें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ही वांटेड, ओके। अप्रैल 1999 Albanian family Kosovo 74-year-old Batisa Oksa was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Isaac staying warm by the stove। तो ठंडी का टाइम है भाई साहब, वहां पे स्टोव चलते हैं। they had heard explosions but did not realize that Serbian troops had already entered the town। तो अभी सर्बियन ट्रूप्स मतलब आर्मी उतार दी गई,
The next thing she knew, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" कहाँ है तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ठीक है. They shot Isaac 3 times in the chest. वहीं पे मार दिया उसको, उसके हस्बैंड को मार दिया. ठीक है. Recalls Batisha. So she is basically recalling a very horrific incident in which her husband was just killed, just like that. Serbian soldiers को उतारा और उनको मार दिया वैसा, because they were Albanian. With her husband dying before her, the soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out. उससे भाई साहब उसकी अंगूठी खोल ली and told her to get out. ठीक है. I was not even outside the gate when they burned the house. पूरे घर को जला दिया. तो आप सोचिए क्या दहशत है. ठीक है. Albanians को निकाल रहे हैं यहाँ. She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possessions, but the clothes she was wearing. तो एक 70 साल की बुढ़ी को आपने भाई साहब उसके सामने उसके हस्बैंड को मार दिया और उसके सामने 2 मिनट में उसका घर भी जला दिया. ठीक है. आप सोचिए उसको भाई साहब, वो बेचारी खड़ी है ठंडी में भाई साहब, भीग रही है. ठीक है, रास्ते पे. सो अंडरस्टैंड, दिस न्यूज रिपोर्ट वाज टिपिकल ऑफ व्हाट हैपेंड टू थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस इन दैट पीरियड. और सर्बियन आर्मी ने ऐसे मतलब दिन दहाड़े अल्बेनियंस के साथ ये ट्रीटमेंट किया. ठीक है. सो आप सोचिए भाई साहब, do remember that this massacre was being carried out by the army of their country, working under the direction of a leader who came to power through democratic elections. तो अभी तक तो हम भाई साहब बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की थी, अभी हमने बात किया भाई साहब यूएस की बात की हमने. तो यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके अंडर में 400 लोगों को गुआंटानामो बे में ऐसे उठा लिया गया और उन पे भाई साहब टॉर्चरिंग चल रही है. सऊदी अरेबिया में आते हैं, चलो वहां पे मोनार्कियल रूल है, वहां पे डेमोक्रेटिक रूल नहीं है. इस कंट्री पे आते हैं हम भाई साहब, यहां पे भी आपका क्या है, डेमोक्रेटिक रूल है. एक डेमोक्रेटिक रूल है, डेमोक्रेटिक रूल के हिसाब से ही एक बंदे ने इलेक्शन जीता है, और लेकिन जो वो कर रहा है वो डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है, वो तानाशाही है, वो उसकी मर्जी चला रहा है वो. ठीक है, एल्बेनियन ग्रुप्स को, एथनिक एल्बेनियन ग्रुप्स को अपने कंट्री से वो भगाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ही बुरी तरीके से. ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से. देखो, लड़ने का मजा तब है जब आप ओपोनेंट को एक मौका दे अपने आप को तैयार करने के लिए. निहत्ते बुढ़े लोग जो अपने भाई साहब घर में हैं, उनको आप अचानक भयानक में अटैक करेंगे, मार देंगे, घर से निकाल देंगे, तो क्या ही लड़ रहे हैं आप. ठीक है, तो वो तो लड़ाई नहीं हुई ना. दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंसेस इन रिसेंट टाइम्स. फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवीन टू स्टॉप दिस मैसेकर. तो बहुत सारे कंट्रीज ने इसको एक इंटरनेशनल इश्यू बनाया कि भाई साहब ये बंद करवाओ. ठीक है. Milosevic lost power and was tried by an international court of justice for crimes against humanity. तो मिलोसेविक भाई साहब हार गया इलेक्शन, उसको लॉस्ट पावर किया गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएनओ का है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में केस चला. ठीक है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. सो दिस आर एग्जांपल्स पीपल वेयर इन डेमोक्रेसी हैज बीन चैलेंज्ड. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली रोल मॉडल्स हैं आपके, जहां पे डेमोक्रेसी को भाई साहब चैलेंज किया गया है. क्या करो, क्या हो गया भाई साहब. ओके, तो हमारा देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें सेट ऑफ रूल्स हैं. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है. ठीक है, इक्वल राइट टू यूज पब्लिक प्लेसेस. आपके जितने राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या है, जितने भी आपके पब्लिक प्लेसेस हैं, आपके बसेस हो गए, ट्रेन हो गए, ठीक है, ये सारे जगहों पे स्टेशन, दीज आर इक्वल. ठीक है, आप किसी को बोल रहे हैं तू स्टेशन पे नहीं आएगा, चल नीचे उतर, ऐसा नहीं बोल सकता पैसा. एक ट्रेन पे नहीं चढ़ सकता, चल निकल निकल. अगर आपने बस का टिकट लिया है तो आप ट्रेन पे चढ़ सकते हैं. ठीक है, अगर आपने बस का टिकट लिया है तो आप बस का सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दीज आर पब्लिक प्लेसेस. तो पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या आता है, रोड्स आते हैं, पार्क्स आते हैं, ठीक है, थिएटर्स आते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, पिलग्रिम सेंटर्स आते हैं. पिलग्रिम सेंटर्स मतलब
पिलग्रिम सेंटर्स मतलब मंदिर मस्जिद तो हो ही है, पिलग्रिम सेंटर्स मतलब जहां पे लोग, जैसे आपका केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गोल्डन टेम्पल हो गया आपके पंजाब में अमृतसर में, ठीक है, ये सब आपके पिलग्रिमेंट प्लेसेस हैं, मतलब रिलीजियस प्लेसेस हैं जहां पे लोग जाते हैं, ठीक है, तो सब लोग वहां पे जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये सब आपके पब्लिक प्लेसेस हैं और यहाँ पे सबको फ्री एक्सेस है, रेल एंड बस सर्विसेज, ठीक है, ओके। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, वेरियस फ्रीडम्स टू द इंडियन सिटीजंस आर गिवन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब गाली उली देना नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप किसी चीज का विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप किसी चीज के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, अगर कोई पॉलिसी आई है जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में वॉइस आउट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप भाई साहब एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे देखो मारवाड़ी कम्युनिटी का एक एसोसिएशन है ना, बिजनेस कम्युनिटी का एक एसोसिएशन है, ठीक है, सो अलग अलग एसोसिएशन हो सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी पर्सन विल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर ओन रिलीजन, ठीक है, एंड प्रैक्टिस इट एज वेल विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है भाई साहब, हर एक इंसान अपना ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है, एवरी पर्सन कैन चूज देयर ओन ऑक्यूपेशन। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब आप देश के किसी कोने में भी जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं, हाँ भले ही देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्टे इन ओनली वन स्टेट, यू कैन मूव टू एनी स्टेट एंड बेसिकली कैरी आउट योर, तो आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है एंड रेसिडेंस, आप कहीं पे भी अपना घर बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में हम अपना घर नहीं बनवा सकते थे, लेकिन अभी तो आर्टिकल 370 भाई साहब खारिज हो गया है, तो उसमें भी आप अभी अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर, ओके, सो दीज आर फ्रीडम्स दैट आर गिवन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन भाई साहब, अगर भाई साहब किसी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जोर जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट भी आप केस कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नाउ व्हाट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन भाई साहब, ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, सिख्स है, जैन्स है, पारसीज है, बुद्धिस्ट है, बहुत सारे कम्युनिटीज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, तो कोई एक रिलीजन ही हमारे यहाँ पे नहीं है, मल्टी रिलीजन के सोसाइटीज हैं, ठीक है, ओके, सो वी हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब आप अपने रिलीजन के हिसाब से अपने कल्चर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस योर ओन कल्चर्स, ठीक है। अभी क्रिसमस है तो आप कैरल सिंगिंग कर सकते हैं भाई साहब, क्रिसमस है तो भाई साहब आप केक बना सकते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके दिवाली में भाई साहब आप पटाखे फोड़ रहे हैं, भाई साहब मेवा खा रहे हैं, ये आपका कस्टम है, ठीक है। सो दीज आर कल्चर्स दैट आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेक्ट्स एंड एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट आपका देखो आरटीई है, आरटीई के तहत भाई साहब हर इंसान को 14 साल की उम्र तक भाई साहब वो एजुकेशन को अवेल कर सकता है। अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है कि एजुकेशन को सपोर्ट करे तो आरटीई के तहत वो अप्लाई भी कर सकता है, राइट टू एजुकेशन के तहत। हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स हैव टू बी गिवन एज पर आरटीई, आरटीई में भाई साहब आपको सीट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑलवेज देयर, ओके। सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अभी आपका आ गया भाई साहब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, आज से कम भाई साहब कभी 1951 में भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं तब से लेकर, है ना। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जरूरी है? यस, ठीक है, हमारा समाज काफी चेंज हुआ है, तो क्या नए प्रॉब्लम्स उभरे हैं? जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कंप्यूटर्स नहीं था, तो साइबर क्राइम्स नहीं था, साइबर क्राइम के लिए कुछ नहीं था, साइबर लॉज नहीं थे, लेकिन क्या अभी बनाना जरूरी है? बनाना जरूरी है भाई साहब। अगर किसी ने आपके साथ साइबर क्राइम किया तो उसको क्या पनिशमेंट देंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ है नहीं, अगर नहीं है तो हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी नए समस्याओं का उद्भव हो रहा है, नए नए तरीके के समस्याएं हो रहे हैं, नए नए तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, नए नए तरीके के झोल्स हो रहे हैं, तो इनके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी लाना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी आप ला सकते हैं, आप भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट के खिलाफ तो उसमें चेंजेस इंस्टॉल किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके कर सकती है अगर आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड हुआ तो, ठीक है। सो यस, कैन कॉन्स्टिट्यूशन बी सब्जेक्टेड टू रेमेडीज? यस, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन एकदम ठोस है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। आपके समय के साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं
और इन चेंजिंग एस्पेक्ट्स के साथ आपके लॉज भी चेंज होने चाहिए, और अगर लॉ को चेंज करने का स्कोप बनता है तो आप करेंगे, है ना? क्लियर है, समझ में आ रही है भाई साहब? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सो देयर आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। ओके, सो राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, right to equality before the law, equal protection of the law, the laws apply in the same manner to all regardless of a person's status, this is called the rule of the law, ठीक है? तो आपका भाई साहब इंसान का स्टेटस कुछ भी हो, कितना भी बड़ा कुछ हो, लेकिन लॉ जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर भाई साहब कोई बहुत बड़े आदमी ने मर्डर किया है और किसी सामान्य आदमी ने मर्डर किया है, दोनों की सजा एक ही होगी। ऐसा नहीं कि भाई साहब उसको 2 महीने जेल में रखेंगे और छोड़ देंगे, अगर उम्र कैद तो उम्र कैद, अगर फांसी तो फांसी, व्हाटएवर, ठीक है? अगर मर्डर का गिल्ट प्रूव हो जाता है तो व्हाटएवर द कोर्ट डिसाइड्स, वेदर इट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और बेसिकली हैंगिंग, इट विल बी डन, ठीक है? सो ये है आपका, द लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन्स स्टेटस, दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है? नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लॉ को इंपोज करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। सिटीजन, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लॉ को इंप्लीमेंट करने में इन रीजन्स का, इन चीजों का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, ना ही कास्ट, ना ही एथनिसिटी, ना ही सेक्स, नॉर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? तो आप भाई साहब इस लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन, रिजर्वेशन, तो आपका भाई साहब देखो रिजर्वेशन का रूल आया हुआ है, ठीक है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, तो एससी, एसटी एंड ओबीसी को हम, क्योंकि बहुत दिनों से ये ये कम्युनिटी बेसिकली प्रताड़ित है या इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, इसलिए हमने कुछ सैंक्शंस इनके लिए किए हुए हैं, ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन, ठीक है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपके भाई साहब बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब्स मिलनी चाहिए, ठीक है? सो दे आर देयर। अनटचेबिलिटी, ये बैन हो चुका है, अगर कोई इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है तो दैट पर्सन इज पनिशेबल बाय लॉ, पुलिस उठा के लेके जाएगी भाई साहब, ठीक है? इट रेफर्स टू एनी बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस which looks down upon people on account of their birth with certain caste levels. Such practice denies them interaction with others or access to public places as equal citizens, ठीक है? अगर मतलब आप अपने गांव में हैं और आपने कोई नियम बना रखा है भाई साहब, छोटी जाति के लोग भाई साहब मंदिर में नहीं आएंगे, आप अरेस्ट हो सकते हैं अगर आप गांव के मुखिया हैं तो, ठीक है? ऐसा अगर आपने किया है, या छोटी जाति के लोग भाई साहब गांव के बाहर ही रहेंगे, ये गांव के कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, ऐसे अगर आपने सिस्टम्स या लॉज बना रखे हैं तो आपको अनटचेबिलिटी के हिसाब से प्रिजनमेंट हो सकता है, आप पे केस चल सकता है, ठीक है? शहर में रहकर भी अगर आपने वर्बली किसी को बोल दिया बस आपको छूना मत, तू नीची जाति का है, तो भी आप पे केस बन सकता है, अगर आपने सिर्फ बोल दिया, ठीक है? इफ यू बेसिकली से समबडी, ठीक है? ओके, सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर देयर, ओके? सो कास्ट आउट कास्ट, ओके? राइट टू फ्रीडम, ठीक है? एब्सेंस, कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरफेरेंसेस, ठीक है? राइट टू फ्रीडम भाई साहब क्या है सबको? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, आपका राइट टू फ्रीडम है, आप कोई भी चीज को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने मतलब किसी मुद्दे के बारे में आप बता सकते हैं फ्रीली, ठीक है? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट हानि हार्म, तो आपके पास भाई साहब फ्रीडम है असेंबल पीसफुली विदाउट हानि हार्म, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आप असेंबल कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ठीक है? तो आपके पास भाई साहब फ्रीडम है to form associations or unions. You have freedom to form associations and unions. Freedom to move freely throughout the territory of Indian nation. तो आप freely move कर सकते हैं, ठीक है? Freedom to reside and settle in any part of the territory of India. आपके पास freedom है, ठीक है? आप कहीं पे भी जाकर reside कर सकते हैं, कहीं पे भी जाकर बस सकते हैं, कहीं पे भी जाकर आप अपना घर भी बना सकते हैं, ठीक है? Freedom to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business. कोई भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, आपको भाई साहब लॉयरी करना है, आपको भाई साहब डॉक्टरी करनी है, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन जो लीगल हो, ठीक है? ट्रेड, कोई भी धंधा आप कर सकते हैं, और बिजनेस, ठीक है? यू आर फ्री टू डू इट, यू हैव टू पे योर टैक्सेस एंड यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज नथिंग इलीगल दैट इज हैपनिंग। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये जस्ट ओके, सो पीपल वी वर स्टडीइंग डेमोक्रेटिक राइट्स, और आपने कल देखा कि कैसे
कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स का उल्लंघन हुआ, ठीक है। तो कल हमने गुआंटानामो बे का एग्जाम्पल देखा, फिर हमने कल वी सऊदी अरेबिया में क्या हुआ, ठीक है, सऊदी अरेबिया में मोनार्कियल रूल से कैसा होता है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। और यहाँ पे देखा कि आपके चाहे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और चाहे भाई साहब आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक राइट्स का उल्लंघन हो ही सकता है कहीं पे भी, ठीक है। तो कल आपने देखा कि एक डेमोक्रेसी में भी उल्लंघन हो ही सकता है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी ये हो सकता है, ठीक है। ओके, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडियन नेशन, ठीक है। आपने बहुतों बार ऐसा सुना होगा, मतलब हर स्टेट में ही ऐसा होता है, ठीक है। मराठीज, महाराष्ट्र इज ओनली फॉर मराठीज ऐसा बोलते हैं, है ना, ये मराठी लोगों का ही है। आप सिर्फ ये महाराष्ट्र में नहीं होता है, वो दूसरे जगहों पे भी ये होता है, ठीक है। सो मतलब बाहर के लोगों को भगा दिया जाए, ये क्या हो गया, ठीक है, बाहर के लोगों को भगाया जाए। अभी आपके देश में कौन की बाहर का होगा और कौन ही अंदर का होगा, हाउ यू कैन नॉट डू दिस। ये आप किसी भी, ये संविधान का उल्लंघन है, दिस इज बेसिकली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर कोई भी इंसान भारत के किसी भी कोने में जाकर बस जाता है तो वो विदेशी थोड़ी है, वो देशी तो है, ठीक है, वो इंसान उसी देश का है ना। हक है आपको कहीं भी जाकर भी बस जाने का, कहीं पे जाकर भी कोई भी धंधा करने का, लीगली, इलीगली नहीं, ठीक है। लीगली कोई भी धंधा करने का आपको हक है, कोई भी जॉब करने का आपको हक है, कोई भी लाइवलीहुड रेज करने का आपको हक है, ठीक है, प्रोवाइडेड यू हैव द प्रॉपर लाइसेंसेस एंड नथिंग इज इलीगल अबाउट इट। और किसी भी स्टेट में जाकर बसने का भी आपको हक है, किसी भी स्टेट में जाकर प्रॉपर्टी परचेज करने का भी आपको हक है, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज करने का, बिल्डिंग बनाने का, ये सारे हक आपको है, ठीक है। सो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडियन नेशन। इंडियन नेशन में आप एज एन इंडियन कहीं भी जाकर बस सकते हैं, कहीं भी जाकर भाई साहब आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस टू इट, ठीक है। आपको किसी बाहरी देश में जाना रहेगा तो यू वुड नीड पासपोर्ट, वीज़ा, ऑल दीज थिंग्स वुड बी रिक्वायर्ड, लेकिन इंडिया में रहने के लिए इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, फ्री टू रिसाइड and settle in any part of the territory of India. You are free to go anywhere in India and reside anywhere in India. ठीक है, बाहर देश में जाने के लिए आपका पासपोर्ट लगता है, वीज़ा लगता है, और पासपोर्ट और वीज़ा में क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सो लेट्स से मतलब आपने कोई क्राइम किया है तो आप बाहर नहीं जा सकते। आप जब वीज़ा ऑफिस में जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें चेक्स होती हैं, ठीक है। पासपोर्ट आपको तभी मिलता है, आपको तो नहीं, लेकिन आपके घर में किसी का नहीं किसी का पासपोर्ट तो रहेगा, तो आपको मालूम होगा कि पासपोर्ट जब आप बनाने देते हैं तो आपके घर में पुलिस आती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपका, ठीक है। पुलिस आपको वेरीफाई करती है कि वेदर यू आर रिसाइडिंग हियर और नॉट, कोई झोल झाल तो नहीं है, आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, ये सब आपका पैसा होता है तभी आकर। वीज़ा जब आप लेने जाते हैं तो एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा? पासपोर्ट, हाँ, नहीं, वीज़ा सिटीजनशिप नहीं है बेटा, वीज़ा इज नॉट सिटीजनशिप, नो। What is the difference between passport and visa? पासपोर्ट आपका भाई साहब हमेशा के लिए होता है ना, मतलब आपको रिन्यू कराना पड़ता है उसको, लेकिन वो हमेशा के लिए होता है। वीज़ा होता है एक पर्टिकुलर कंट्री में जाने का परमिट। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप कैसे ही मुंह उठा के किसी कंट्री में नहीं घुस जाएंगे, ठीक है, इट डजंट मीन दैट। पासपोर्ट मतलब यू आर एन इंडियन, इट इज सर्टिफाइंग दैट यू आर एन इंडियन, लेकिन वीज़ा होता है किसी कंट्री में एंट्री का परमिट। समझ में आ रही है? अभी आप किसी कंट्री में बहुत सारे रीजंस के लिए जा सकते हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए जा सकते हैं, वर्क के लिए जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। सो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वीज़ा अप्रूव होता है और अलग अलग दिनों के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेटिव्स को देखने जा रहे हैं, समझ लीजिए भाई साहब मेरा कोई रह रहा है यूएस में और मैं अपने रिलेटिव्स को देखने जा रहा हूँ, तो उनकी तरफ से एप्लीकेशन आना चाहिए कि सो एंड सो इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया, प्लीज़ अलाउ दैट पर्सन, आई विल टेक गारंटी ऑफ दैट पर्सन, तब जाकर वीज़ा आएगा, ठीक है। फिर आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है। टूरिस्ट वीज़ा मतलब आप किसी कंट्री को टूर करने जा रहे हैं, ये सबसे पहले मिल जाता है हमको, फटाक से मिल जाता है। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा 15-20 दिनों के लिए ही होता है, जितना आपका भाई साहब जितना दिन आप उस कंट्री को विजिट करेंगे उतने दिनों के लिए ही होता है, ठीक है। वो 15 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, आपको लौटना ही पड़ेगा 15 दिन बाद, वरना आप अरेस्ट हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है। एक वर्क वीज़ा होता है। वर्क वीज़ा समझ लो आपको नौकरी मिली है बाहर की, तो उन लोग आपके जो एम्प्लॉयर्स होंगे दे विल फाइल एन एप्लीकेशन कि दिस पर्सन हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय अस एंड वी विल टेक द गारंटी ऑफ दिस पर्सन।
तो ये होता है आपका वर्क वीज़ा। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वीज़ाज इश्यूज होते हैं। सिटीजनशिप आपको बहुत देर बाद मिलती है। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग नियम होते हैं सिटीजनशिप के, ठीक है। जैसे आपका अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर होता है, बहुत दिनों से अगर अमेरिका में कोई रह रहा है और उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, कोई उसका भाई साहब क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, उसने अमेरिका की इकोनॉमी में मदद किया है, ठीक है, मतलब जो भी है, ठीक है, ही हैज़ बीन अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ही हैज़ नॉट हैड एनी डिस्प्यूट्स विद द लॉ, तो उन लोग ग्रीन कार्ड दे देते हैं। क्लीन रिकॉर्ड है अगर किसी का तो उसको सिटीजनशिप दे देते हैं, ठीक है, दैट पर्सन इज ग्रांटेड सिटीजनशिप। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडिया में मतलब इंटरनली तो ये सब आपके कंट्रीज़ के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपका, तो आपको देखो ये एम्बेसी ऑफिसेज होते हैं। जैसे अगर आप जाओगे दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में हमारे मतलब जो ऑफिशियल एम्बेसीज होते हैं हर कंट्री के, ये लोग प्रेजेंट होते हैं और यही आपका वीज़ा या पासपोर्ट ये सब अप्रूव कराते हैं। पासपोर्ट होने का एक प्रोसेस है और वीज़ा होने का प्रोसेस क्या है भाई साहब? पासपोर्ट होने का प्रोसेस इंटरनली हैंडल होता है, इसमें किसी एक्सटर्नल हैंडल की, मतलब आपके इंडिया में ही ये हैंडल होगा। वीज़ा जो है वो एम्बेसी पे डिपेंड करता है। अभी वीज़ा के लिए आपको बाकायदा कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है आपको, और मजिस्ट्रेट या जो आपके वीज़ा एम्बेसी के ऑफिशियल्स होंगे वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। अभी समझ लो अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, भाई साहब मैं जाके वहाँ पे फंस जाऊँगा, ठीक है। तो मेरी इंग्लिश वहाँ पे भाई साहब फ्लुएंट होनी चाहिए। कभी कभी वीज़ाज आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, ये बंदे को इंग्लिश नहीं आता है, ही कैन नॉट बी अलाउड टू गो इन यूएस, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपको कोर्ट में जाकर अगर कोर्ट में जाकर आपसे क्वेश्चन पूछा, आप बता नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू गो टू यूएस। ऐसे होता है, कंट्री के नियम है भाई साहब, ठीक है। क्योंकि कल जाकर वो बंदा फंस जाएगा। आप अगर यहाँ पे हैं, समझ लो आप केरला गए, केरला के लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है लेट्स से, लेकिन फिर भी आप टूटी फूटी चीज़ों से काम चला लेंगे, है ना, यू नो वेयर टू गो व्हाट टू डू, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पे जाकर ऐसा नहीं कर सकते ना, वहाँ पे आप किसका मदद लेंगे, वो कंट्री अलग है, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न। सो यहाँ पे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी जाकर बस भी सकते हैं, आप पे कोई बंदिश नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर योर मूवमेंट एट ऑल, यू विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू मूव एट ऑल विद इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, अनटिल अनलेस इट इज मिलिट्री टेरिटरी। अगर आर्मी टेरिटरीज होती हैं कुछ, जैसे बॉर्डर के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं है, वो सेंसिटिव एरियाज़ हैं और वहाँ पे आर्मी पेट्रोलिंग होती है, वहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सबकी जान को खतरा है, ठीक है। तो वैसा है। मैं एक बार आसाम गया था, आसाम के आगे एक जगह है, तो पता नहीं वो जंगलों के रास्ते से भाई साहब हमारी जीप जा रही थी, मतलब कुछ हमारे 8-10 टूरिस्ट लोग थे, तो फटाफट भाई साहब आर्मी वाले आए और एकदम बंदूक तान के ऐसे खड़े हो गए सीधा, मतलब एक पहिया भी आगे बढ़ाना उड़ा देंगे तुम्हारा जीप, सब मरे तो मरे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तुम आर्मी टेरिटरी में एंट्री कर रहे हो। तो ये हो सकता है, दैट इज देयर। आर्मी टेरिटरी में आप एंट्री नहीं कर सकते, आर्मी डिमार्केशन कर देता है भाई साहब, यहाँ पे कोई भी इन्फिल्ट्रेशन, वो चाहे आप भाई साहब इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, दे विल किल यू, ठीक है। तो वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, अदरवाइज ऑल थ्रू आउट इंडिया यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ठीक है। ओके, तो फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अलाउ लैक्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू टाउन। इसके वजह से एक ये होता है कि भाई साहब बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको उस दिन डिस्कस किया कि भाई साहब आपका जो एग्रीकल्चर होता है उसमें उतनी एम्प्लॉयमेंट की आज की तारीख में ज़रूरत नहीं है, मैकेनाइज फार्मिंग हो गई है, और अगर आप ज़बरदस्ती का लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे हम उसको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी है, ठीक है। इससे प्रोडक्शन या पैदावार में कोई समृद्धि आपको नहीं दिख रही है, कोई आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट देयर जस्ट देयर, ठीक है। ओके, तो अलाउज लैक्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू टाउन, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है मूवमेंट के लिए, इसीलिए क्या हो रहा है भाई साहब, लाखों लोग जो भाई साहब फार्मर्स वगैरह हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम द विलेजेस टू टाउन्स, ठीक है। अभी ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हमने ये फ्रीडम दे के रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है तो विलेजेस में कम होता जा रहा है और शहरों में काफ़ी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, आजकल देखो बहुत बार अनाउंस हुआ पानी नहीं आएगा, आपको क्या लगता है क्यों नहीं आएगा? कोई काम चल रहा है? नहीं, कोई काम नहीं चल रहा है, नहीं दे पा रहे हैं भाई साहब, इतना पानी नहीं दे पा रहे हैं। कितना ही तुम सोचो ना यार, एक कामोटे जैसे एरिया में कितना पानी कंज्यूम होता होगा, कितना पानी, 8-10 स्विमिंग पूल भर जाएगा कम से कम, है ना, डेली का कंजम्पशन ज़्यादा ही भरेगा, 50 स्विमिंग पूल के हिसाब से भाई साहब पानी लगेगा,
राइट? और कहाँ से देगी भाई साहब गवर्नमेंट, कहाँ से? तो दैट इज़ वन थिंग। तो कभी कभी ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी कभी ब्रेक लगाना पड़ता है ताकि कुछ तो बढ़ जाए भाई साहब, ठीक है? इतनी भी बारिश नहीं होती कि इतना बड़ा पॉपुलेशन हम सपोर्ट कर पाए, ठीक है? सो देयर इज ऑलवेज अ ग्लिच। तो आपका यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है, इसका फलस्वरूप क्या हो रहा है कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है विलेजेस में कम होता जा रहा है, और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है आपको, पानी प्रोवाइड करना है आपको, ये सारे तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है? सो दैट इज बेसिकली इंक्रीजिंग, ठीक है? सो आपका भाई साहब यहाँ पे तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हमने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड रखा था, जो हम नहीं रह सकते हैं, तो शायद ये नहीं होता था। लेकिन शहरों पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आ रहा है, ठीक है? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आ रहा है, मतलब देखो पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट पे देखो कितना प्रेशर। आप जाके अभी खड़े हो जाओ भाई साहब किसी भी स्टेशन में, खांडेश्वर क्या पनवेल क्या मानसरोवर क्या खारघर, भाई साहब ट्रेन में घुसना मुश्किल है, और घुस भी गए तो उतरना मुश्किल है, ठीक है? ऐसा है हाल। तो अभी कहाँ से क्या करें? अभी आप समझो कि अगर एक दिन के लिए लोकल ट्रेन बंद हो जाती है तो रास्ते जाम हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? आप करोड़ों की तादाद में भाई साहब लोग लोकल ट्रेन से अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस हाउस में पहुंच रहे हैं। अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए तो ये लोग रोड पे आएंगे, और रोड पे इतनी गाड़ियां चलेंगी कि रास्ता जाम हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। ट्रैफिक जैम्स आप देख लो भाई साहब, ट्रेन में ओवर क्राउडिंग देख लो, ट्रेन में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ओवर क्राउडिंग की वजह से हो रहे हैं भाई साहब। चलती ट्रेन में लोग भाई साहब चढ़ने की कोशिश करें, लटक करके जा रहे हैं भाई साहब, तो क्या ही है हालत। और वो भी आप सोचो कि हर 3 या 4 मिनट में आपको ट्रेन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी एक ट्रेन आया तो अभी 1.5 घंटे बाद एक आएगा, ऐसा भी नहीं है। हर 3 या 4 मिनट के फ्रीक्वेंसी से आपको ट्रेन मिल रहे हैं, लेकिन भाई साहब लद लद के लोग जा रहे हैं, है ना? सो दैट इज, तो आप अगर रोडवेज का देखो तो ट्रैफिक जैम्स है, ट्रैफिक जैम्स क्यों है? गाड़ियां बढ़ गई हैं, ठीक है? सो देयर इज सो मच ऑफ chaos in the cities because of migration that is happening। तो इस चीज का डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है हमारा, लेकिन ये ड्रॉबैक भी हो रहा है। तो इसका हल क्या निकालें? व्हाट कुड बी द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज क्रिएशन ऑफ मोर employment opportunities in rural areas, in areas which have not yet developed। तो आप सारा डेवलपमेंट अगर शहरों में ही करेंगे तो लोग ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है? अगर आप रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करने लगे तो ये माइग्रेशन रुक सकता है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि आप यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। कोई भी इंसान कहीं से भी कहीं जा सकता है, ठीक है? माइग्रेशन इज अलाउड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? सो सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस। आप देखो कोरोना के टाइम पे भी माइग्रेशन गवर्नमेंट बंद नहीं कर पाई, है ना? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। माइग्रेशन इतने बड़े तादाद में जो मजदूर यहाँ पे आए थे, चलो ट्रेन्स नहीं चल रहा है, वो बोल रहे हैं हम भाई साहब पैदल जाएंगे, पैदल भाई साहब रास्ते पे चल रहे हैं। तो इतने लोग जो पैदल रास्ते पे चल रहे हैं उनको गवर्नमेंट नहीं रोक पाई, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। माइग्रेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है? लेकिन इस पे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है? सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। नो वन कैन फोर्स यू टू डू, ठीक है, यू टू डू और नॉट टू डू सर्टेन जॉब्स। तो आपके ऊपर चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी है, चॉइस ऑफ बिजनेस भी है। इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस कि आप कौन सा बिजनेस, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? शोषण, ठीक है? शोषण है भाई साहब। एक्सप्लॉयटेशन मतलब अभी आप जानते हैं कि ये बंदा भाई साहब गांव से आया हुआ है, चलो मैंने इसको नौकरी पे रख लिया है, इसके पास रहने को घर नहीं है, ठीक है, चलो मैंने एक भाई साहब इसको एक रेंटेड अपार्टमेंट दिला दिया है मैंने, ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा जहाँ पे इसको 8 घंटा नौकरी करना है, अरे भाई साहब तेरे लिए इतना किया, 12 घंटे काम कर, सैलरी मिलेगी भाई साहब, सैलरी 8 घंटे की मिलेगी और 12 घंटे मैं उससे निचोड़ रहा हूँ। सो अब ये क्या करेगा, इसको रहने को जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं रहेगा अगर इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। सो ही विल, और मतलब मेरे को वो मानना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये आपका होता है भाई साहब एक्सप्लॉयटेशन। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या नहीं ये आप कब जानेंगे? आप एक्सप्लॉयट हो रहे हैं या नहीं, हाउ विल यू नो दिस? आपके ऊपर शोषण हो रहा है या नहीं? हर चिल्लाने वाला शख्स आप पे शोषण नहीं कर रहा है,
इनफैक्ट जो चिल्लाते हैं या गुस्सा करते हैं उनका आप पे शोषण करने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि अगर मैं आप पे चिल्लाऊं तो आप भी बैकफायर चिल्लाएंगे ना, है ना, तो शोषण करने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। लेकिन प्यार से अगर मैं भाई साहब आपका शोषण कर लूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। जैसे मैं आपको अगर बोलूँ, तेरे को प्रसन्ना मैंने बोला था ना कल एनसीईआरटी की बुक लाने का, क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं लाया, चिल्ला रहा हूँ मैं, तुम क्या बोलोगे भाई साहब, कब बोला था सर, कब बोला था, आपने बोला ही नहीं था, तो आप भिड़ रहे आप, ठीक है। अगर मैं आपको प्यार से बोलूँ, अरे प्रसन्ना मैंने शायद तुमको कल बोला था, फिर तुमने बुक नहीं लाया क्या, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रसन्ना भाई साहब सोचेगा अरे सच में बोला था क्या, ऐसे मैंने प्यार से इसको निपटा दिया। मुझे भी मालूम है कि मैंने इसको नहीं बोला था, अरे मैंने तुमको बोला था बुक लाने के लिए, तो इसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। ये भी एक टाइप का शोषण है, ठीक है। तो शोषण हो रहा है, ये आपको कैसे समझेगा। लेट्स से यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, यू आर डूइंग अ जॉब समवेयर, हाउ विल यू नो दैट यू आर एक्सप्लॉइटेड, हाउ विल यू नो। देखो एक्सप्लॉइटेशन जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, कोई आप पे चिल्लाए, कोई आप पे भड़के, ठीक है, वही सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लॉइट किया, मैंने बोला कि अरे तूने नहीं लाया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, कल लेके आना बेटा, ऐसे बड़े प्यार से मैंने बोल दिया। अभी ये सोच रहा है, ठीक है, कल फिर आएगा, परसों कल कुछ नहीं बोला मैंने, दूसरे तीसरे दिन फिर से मैंने ऐसे बोला, अरे तू नहीं लाया क्या बुक, ओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बार बार अगर मैं उसको बोलता रहूँगा, उसको खुद अपने आप पे शक होने लगेगा कि भाई मेरी मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या, ठीक है, ये होने लगेगा, क्योंकि मैं उसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम बेसिकली वेरी स्मार्टली डूइंग व्हाट, मैनिपुलेटिंग। ये बहुत स्मार्ट मैनिपुलेशन है, ठीक है। लोग भाई साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं, और ये एक्सप्लॉइटेशन भी है एक टाइप का, ठीक है। इसका मैं अगर इसके साथ ऐसा करता रहा ना, अगले 3-4 महीने में इसका कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी भाई साहब। मतलब ये बोलेगा अरे यार सच में मेरे को कुछ याद नहीं रहता है क्या, बड़े प्यार से सर रोज बोल रहे हैं कुछ और मेरे को याद नहीं रह रहा है क्या। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं चिल्ला के बोलूँ तो वो कन्फ्रंट करेगा मेरे साथ, है ना, अरे कहाँ बोला आपने, ठीक है। एक दिन सह लेगा शायद, दूसरे दिन तो बोलेगा ही ना कहाँ बोला आपने, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, लेकिन इसमें नहीं कर पा रहा है ये, तो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो हाउ विल यू नो दैट यू आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं भाई साहब चिल्ला रहे हैं, तो एम्प्लॉय भी चिल्लाएगा, है ना, तो ये तो भिड़म हो गई भाई साहब, ये तो सीधा सीधा क्लैश हो गया। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो प्यार से भाई साहब काम करवाए जा रहे हैं आपसे, ठीक है, और आप किए भी जा रहे हैं। तो हाउ विल यू नो दैट यू आर क्रॉसिंग और योर एम्प्लॉयर इज क्रॉसिंग द लाइन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कैसे? नहीं, आप कैसे जानेंगे? अगर मैं भाई साहब कल एक केन लेकर आऊं और सबको धमाधम मारने लगूं, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, क्या वो अलाउड है? क्या मारना अलाउड है? क्या आपके स्कूल में मारना अलाउड है? कैसे मालूम आपको? तो रूल बन चुका है ना, सो यू आर अवेयर ऑफ द रूल। आप चैलेंज करेंगे ना, भाई साहब मारना अलाउड नहीं, आप कैसे मार रहे हैं, है ना। अगर कोई टीचर आपको मारने आएगा, यू कैन चैलेंज दैट टीचर, मारना अलाउड नहीं, आप कैसे मार रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि रूल बन चुका है ये। सो यू आर अवेयर ऑफ द रूल, आप रूल के अवेयर हैं, इसीलिए आप बोल रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या नहीं, ये आपको समझेगा कब, जब आप लेबर लॉज से वाकिफ हैं। लेबर लॉज होते हैं, एनीबडी अवेयर ऑफ लेबर लॉज? प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में 80 to 90% सिटीजन्स को लेबर लॉज के बारे में कुछ नहीं मालूम। नौकरी मिल गई, खुश हो गए, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, बेचारे 9 घंटे का काम करना है, 12 घंटे काम किया जा रहा है उनसे, नहीं बोल पा रहे कुछ, क्योंकि लेबर लॉज के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम। दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। अभी अभी हाल ही में लेबर लॉज में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ मालूम है इस बारे में? नहीं। काफ़ी चर्चित विषय रहा है ये, ठीक है। बिग बॉस वगैरह से अगर आप फुर्सत मिले तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा अपने आप को अपडेट रखिएगा, क्योंकि आज से 2-3 साल बाद आप भी नौकरी पेशेवर हो जाएंगे, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। आपके देश की इकोनॉमी में जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। लेबर लॉज में गवर्नमेंट ने नया चेंज लाया है। अभी तो फिलहाल हमारा करिकुलम चल रहा है सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है, जनरली कॉर्पोरेट्स में 2 दिन का ऑफ। गवर्नमेंट ने नया रूल लाया है 3 दिन का ऑफ, ठीक है। 3 दिन का ऑफ फ्राइडे सैटरडे संडे और वट एवर द कंपनी डिसाइड्स ऑन दे सकते हैं आप, अगर कंपनी में लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं तो। बाकी 4 दिन अगर 12 घंटे काम कर रहा है तो इंसान को 3 दिन का ऑफ मिल सकता है, ठीक है। वरना 9 घंटे का शेड्यूल है और 2 दिन का ऑफ। ये नया लेबर लॉ है, ठीक है। जस्ट टू अपडेट यू दीज आर सर्टेन चेंजेस दैट आर हैपेंड। तो अगर आपका भाई साहब कंपनी बोल रहा है कि हम आपको 3 दिन का ऑफ देंगे, लेकिन आपका काम
12 घंटे रहेगा तो येस इट इज़ मैन, ये आप मान सकते हैं, ये आउट ऑफ बुक नहीं है, ये आउट ऑफ रूल नहीं है, इसको आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो कल को आपने भाई साहब मोर्चा धर लिया कि आप कैसे मेरे से 12 घंटा काम करवाएंगे, तो कंपनी उल्टा बोलेगी कि लेबर लॉ पढ़ो भाई साहब, लेबर लॉ में ये है कि 12 घंटे अगर आप 4 दिन काम कर रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ वीक ऑफ। तो आप एक्सप्लॉयट हो रहे हैं या नहीं, ये आप तभी समझ सकते हैं जब लेबर लॉ से आप वाकिफ़ हों, ठीक है। अगर लेबर लॉ से आप वाकिफ़ नहीं हैं तो आप, जैसे मैंने बोला कि यू नो द रूल दैट अ स्टूडेंट कैन नॉट बी बीटन बाय अ टीचर, ठीक है, दैट्स द रीज़न यू कैन प्रोटेस्ट। तो अगर आपको रूल मालूम है तभी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन में भी आपको भाई साहब रूल्स मालूम होने चाहिए, लेबर लॉज मालूम होने चाहिए, तभी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होता है भाई साहब, बहुत सारे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिन पे बहुत सालों से प्रताड़ित हुए हैं, जो बहुत सालों से जिन पे टॉर्चर हुआ है, तो दीज आर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर भाई साहब उनको गाँव के कुएं से पानी नहीं दिया जा रहा है, अब भी वही प्रथा चल रही है, मंदिर में एंट्री नहीं है, ठीक है, उनको रिलीजियस प्लेसेस में बैंड है, दे आर नॉट अलाउड टू गो इन, ठीक है, ऐसी अगर चीज़ें चल रही हैं, सो ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे डोमिनेंस है, ठीक है। So that can be challenged and that is called exploitation. Constitution prohibits, कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन करके रखा है किन चीजों को, ठीक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन बींग्स को बेचना, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को बेचना। ज़्यादा करके लड़कियों के साथ ये होता है कि लड़कियों को बेचा जाता है, इसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। आपने सुना रहेगा बहुत सारे इंसिडेंट्स, बच्चे गायब हो रहे हैं, क्या ही होता होगा इन बच्चों के साथ, इनको बेच दिया जाता होगा, ठीक है, दे आर बेसिकली सोल्ड, ठीक है, ओके। सो ट्रैफिक ये सब इलीगली हो रहा है, बहुत हंसी आ रही है तब से दोनों को। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक हियर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली वुमेन, फॉर इमोरल पर्पसेस, ठीक है। तो ये आपका इसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन। तो ये कभी भी आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली बैंड बाय लॉ। पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैन बी सेंटेंस्ड टू सिवियर पनिशमेंट, ठीक है, बहुत सिवियर पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। और क्या है भाई साहब, बेगार। व्हाट इज बेगार? बेगर और बेगार में फर्क है, बेगर और बेगार में फर्क है, ठीक है, BGGAR मतलब बेकारी, ठीक है, यहां पे बेगार की बात कर रहे हो। एनीबडी नोज व्हाट इज बेगार? ये बेगर नहीं है, बेगार, ओके। समझिए जैसे आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और मैं आपके नीचे काम कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स से सूरज इज माय बॉस, ठीक है, एंड आई एम वर्किंग अंडर हिम। तो मेरा ऑफिस का काम है, वो भी ऑफिस के काम ही कर रहे हैं, ठीक है। वो बोलेंगे कि अरे सुनो मेरे बच्चे को जरा स्कूल से लेकर आओ, इस काम के मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो ये मेरे से खफा हो जाएंगे, शायद मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर बना दे, भाई साहब यहाँ से मेरे को ट्रांसफ़र होना पड़े, मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ, इन्होंने बोल दिया ट्रांसफ़र, तो भाई साहब कहीं और दूर दराज इलाके में मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे बच्चों का स्कूल चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा जाकर मेरे को वहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। सो ये लिए मेरे लिए परेशानी हो जाएगी, इससे अच्छा भाई मैं इनके स्कूल से इनके बच्चों को लेकर आता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेगार, मतलब जिस काम के आपको पैसे नहीं मिलते हैं और जिस काम को आपको फोर्सफुली कराया जाता है जस्ट बिकॉज योर सुपीरियर इज ऑर्डरिंग यू टू डू इट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेगार। बहुत सारे टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेगार में, जैसे समझ लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है ना, आपके व्हीकल से हम मतलब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है, किसी भाई साहब पुलिस वाले ने पकड़ लिया, हाँ तुम्हारा PUC नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना वलाना कुछ भी भाई साहब बोल दिया, ठीक है, अभी तो तुम्हारा चालान कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। अरे अरे सर क्या है, तो एक काम करो भाई साहब, मेरे घर में शादी है तो मुझे एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल चाहिए, एक दिन के लिए एक गाड़ी वहीं पे लगा के रखो ड्राइवर समेत, हम चालान नहीं कटने देंगे, ठीक है। तो आप यही काम अगर पैसों के लिए करते तो आपको पैसा मिलता था, अभी पैसे नहीं मिलने वाले, आपकी गाड़ी वहाँ पे रहेगी, यूज़ होगी उनके शादी के लिए, ठीक है, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलने वाले, ये भी आपका एक बेगार हो गया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बेगार, ठीक है। तो ऑफिशियल्स जब अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए आपसे मुफ्त में काम कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेगार, ठीक है, दैट इज नोन एज बेगार, ओके। और बेगार ऐसा नहीं कि सरकारी लोग ही करते हैं, गैर सरकारी लोग भी ऐसा करते हैं।
गैर सरकारी लोग भी ऐसा करेंगे, मतलब कैसा, पहले के ज़माने में, जैसे पहले के ज़माने में नहीं, अभी भी होता है, ठीक है। अभी कोई गरीब किसान मजदूर है, ठीक है, उसके पास वैसा पैसे वैसे नहीं है, तो अरे चलो मतलब कोई साहूकार के घर में वो गया उधारी पे लेने, साहूकार बोले उधारी नहीं, तुम एक काम करो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, जाते वक्त भाई साहब 2 किलो गेहूँ लेकर जाना, है ना। तो वैसा इसको हम बोलते हैं बेगार। आप जब प्रॉपरली पेड अप नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो आपका हो गया भाई तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई बेगार। तो ये क्यों जा रहा है वैसे? बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू रन देयर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज एंड और एट अ नॉमिनल रेम्यूरेशन। फ्री ऑफ चार्ज मतलब कोई पैसा नहीं मिलने वाला, जो काम आप कर रहे हैं। मैं इनके बच्चे को स्कूल से लाऊंगा भाई साहब, दौड़ दौड़ के जाऊंगा भाई साहब वहाँ पे, ऑटो लेकर भाई साहब, जो भी है मेरा तो खर्चा जाएगा ही, और फिर उनके घर तक छोड़कर आऊँगा। इसके बाद इस बात के मुझे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, सिर्फ मेरा ट्रांसफ़र रुक जाएगा, ऐसा है ना, ठीक है। तो ये है आपका बेगार। तो कोई आपको भाई साहब यहाँ पे चार्ज नहीं मिल रहा है, और नॉमिनल रेम्यूरेशन मतलब बहुत ज़्यादा काम कराया गया, हाँ जाते वक्त भाई साहब 2 किलो गेहूँ लेकर जाना, ठीक है। पूरा दिन भाई साहब किसी से काम करवाया, हाँ ठीक है 2 किलो गेहूँ दे देना इनको। तो ये आपका नॉमिनल, बहुत कम पैसे मिले, तो इसको हम बोलते हैं बेगार, ठीक है। दिस इज एन इंग्लिश वर्ड बेगार, इट्स डिफरेंट फ्रॉम बेगर, ओके। चलिए भाई साहब, इसके बाद आता है चाइल्ड लेबर। सो वी नो दैट चाइल्ड लेबर इज एन ऑफेंस, ठीक है। चाइल्ड लेबर आपका ऑफेंस है। आप भाई साहब अगर किसी को काम करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उसको, और उसका 18 ईयर्स नहीं हुआ है, तो देन यू आर सब्जेक्टेड टू punishment. No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railways or and ports. ठीक है, इन सब जगहों पे भाई साहब आप किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट एम्प्लॉय पीपल हियर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो आपके जितने भी चाय की टपड़ियाँ होती हैं, देखो वहाँ पे या दुकानों में ये बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, वहाँ पे रेड पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे अक्सर रेड पड़ती है, ये बच्चा किस तो लोग बोलते हैं ये तो मेरा ही घर का लड़का है भाई साहब, मेरा ही बच्चा है, ऐसा बता देते हैं। हाँ दिखाओ भाई साहब कैसे तुम्हारा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, देखते हैं जरा हम। ये सब आते हैं रेड वाले करने वाले, ठीक है। चाय की टपरियों में, होटल्स में, ठीक है, ढाबों में जो बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। अभी करे तो करे क्या हम, ठीक है। मतलब इन बच्चों का भी कुछ कर नहीं सकते, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आप जो जिन घरों से ये बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, ये बच्चों को उठाया नहीं गया है, उन घरों में भाई साहब खाने को कुछ है नहीं, तो अभी माँ बाप क्या ही इनको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आपने भाई साहब किसी इंसान को बोल दिया कि नहीं भाई साहब तुम इसको नहीं एम्प्लॉय कर सकते, हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो जो बच्चा अनएम्प्लॉयड हो गया उसके लिए क्या है, समझ में आ रही है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आपने भाई साहब किसी ढाबे वाले को अरेस्ट कर लिया क्योंकि शायद उसके ढाबे में 12 या 13 साल का कोई लड़का काम कर रहा था। चलो उस ढाबे वाले को कल आप छोड़ देंगे या बेल या फाइन मार के वो जो भी है रिलीज़ हो जाएगा, वो अभी बच्चों को नहीं एम्प्लॉय करेगा। लेकिन ये जो 12-13 साल का बच्चा था जो इसके घर में काम कर रहा था या जो इसके शॉप में काम कर रहा था, ये अनएम्प्लॉयड हो गया, इसके घर में जो पैसा जा रहा था वो भी बंद हो गया। अभी ये क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके घर में लोगों का भाई साहब हैसियत नहीं है कि इसको पढ़ाया जाए, ठीक है। इसके घर में भाई साहब इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, अगर होता तो ये आता ही क्यों, ठीक है। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। सारी चीज़ों को हम सिर्फ लॉ से कंट्रोल नहीं कर सकते। येस इट इज़ करेक्ट दैट अ पर्सन बिलो 14 शुड बी स्पेंडिंग हिज और हर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स रादर देन गेटिंग एम्प्लॉयड, ठीक है। सो ये so no one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work जो dangerous काम है such as railways and ports। लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में चाइल्ड लेबर है, ठीक है। गांव कस्बों में अगर आप देखोगे, ढाबों में, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे फैक्ट्रीज में बच्चे एम्प्लॉयड हैं। कौन ही देखने जाता है वहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे आपके अगर जहाँ पे बर्तनें बन रही हैं या चूड़ियाँ बन रही हैं, ऐसा कुछ भी बन रहा है, इसमें बच्चे लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। बिकॉज बच्चे लोग जो है तो थोड़े से पैसे में ही राजी हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आप एज एन इंडियन सिटीजन यू हैव द राइट टू चूज एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस मतलब क्या है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप मोहम्मडन बन सकते हैं, ऐसा भी है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप हिंदू बन सकते हैं।
आप हिंदू हैं तो आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, ये भी है, ठीक है। तो आप अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं उसी रिलीजन को आप माने, जनरली लोग मानते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं और कोई दूसरा रिलीजन आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। ओके, सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेक्युलर स्टेट है, व्हाट इज अ सेक्युलर स्टेट? अ सेक्युलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट स्टैब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। तो भारत का ना ही कोई राष्ट्रीय धर्म है और भारत का ना ही कोई राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। अगर आप लिखते होंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, वो गलत है, ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारा जो देश का स्टेट्स में हमने डिवाइड किया है वो बेसिकली लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है। अगर आपने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का विभाजन किया है तो आपका कोई राष्ट्रीय भाषा हो ही नहीं सकता है। अगर आप हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा मान रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की भाषा को ही आप राष्ट्रीय भाषा मान रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यस, तो हमारा भाई साहब कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म भी नहीं है, ठीक है। हम मेजॉरिटी में हिंदू हो सकते हैं, लेकिन हिंदुइज्म इज नॉट द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अ सेक्युलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट एस्टैब्लिश एंड एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। तो ऑफिशियली हमारा कोई रिलीजन नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? राष्ट्र धर्म नहीं है। जैसे हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल सिंबल है, नेशनल बर्ड है, ठीक है, ये सारे आपके नेशनल चीज़ें हैं, लेकिन हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है और हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ सेक्युलर स्टेट। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। तो उनके राइट्स हैं हर एक इंसान का अपने रिलीजन को मानना, ठीक है, अपने रिलीजन के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, और अपने रिलीजन को वैसा प्रचार करना, ये हर एक का हक है, ठीक है। इस हक को हम नहीं छीन सकते, ठीक है। एवरी पर्सन। प्रैक्टिस मतलब डज नॉट मीन दैट पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के नाम पे भाई साहब वो कुछ भी करे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। डज नॉट मीन दैट अ पर्सन, देखो अभी ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोल रहा है कि आप अपने रिलीजन के तहत कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली। आप अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन किन्हीं पूजा पाठ की पद्धतियों में मनुष्य बलि दी जा रही है, ठीक है। ऐसा हुआ है केसेस, बच्चों की बलि दी जा रही है। ये आपका भाई साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो डज नॉट मीन दैट पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वांट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। अंध विश्वास है भाई साहब, अनगढ़ंत विश्वास है, बच्चों की बलि दी जा रही है। ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है, ठीक है। बच्चों के शव बरामद हुए हैं, ठीक है, इंसानों की बलि दी जा रही है, अनगढ़ंत चीज़ें हैं ये, ठीक है, सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप अपने रिचुअल्स को बिलीव करते करते कुछ भी कर डालें, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। हाँ, आप अपने रिचुअल्स को आराम से बिना किसी बेखौफ आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पूजा पाठ की पद्धतियों को बिना किसी इलीगल काम किए। दिस इज बेसिकली इलीगल, यू आर डूइंग अ मर्डर, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। आप अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हुए लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज देयर। एनिमल सैक्रिफाइस, ठीक है। तो आपका भाई साहब एनिमल सैक्रिफाइस, कुछ आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इनको भाई साहब आप जबरदस्ती का काट रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते आप बोलेंगे कि नहीं हमारा एक पूजा का पद्धति है जिसमें टाइगर की बलि चाहिए। अभी टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, टाइगर की हंटिंग भाई साहब बैंड है, ठीक है। वैसा आप नहीं कर सकते। एनिमल सैक्रिफाइस, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एज ऑफरिंग, ये देखिए ये होता है ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे बार ऐसा अटेम्प्ट किया गया कि मनुष्य बलि दी जाए, ठीक है। अंधगणन चीजें हैं, और मनुष्य बलि तो बलि बच्चों की बलि दी जाए, ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग एज ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेज और गॉड्स, तो ह्यूमन बीइंग्स की बलि दी जाए अपने भगवान को खुश करने के लिए। सो दैट इज अनदर थिंग। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाई साहब अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हुए कुछ भी कर लें, ठीक है। वन कैन नॉट फोर्स विडोड वुमेन टू शेव हेड और वियर वाइट क्लोथ, ठीक है। हमारे इंडिया में ज़्यादा करके जो विडो हो जाते थे पहले के ज़माने में, तो मतलब वो अभी सन्यासी का जीवन जिएंगे, ऐसा ही प्रथा था, ठीक है। तो मतलब their heads would be shaved and they would be wearing white clothes। विधवा आश्रम भी हैं बहुत सारे, और अगर आप वहाँ पे देखोगे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा उनको, ठीक है।
तो ऐसा आप नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर विडो हो गई है कोई, अगर कोई विधवा हो गई है, उसके पति का देहांत हो गया है, तो आप जबरदस्ती का ऐसा नहीं कर सकते। सो दीज आर सम रिचुअल्स विच हैव बीन बैंड एंड प्रोहिबिटेड। दीज रिचुअल्स वेर प्रैक्टिस्ड, ठीक है। हम एक सती जैसे फेज से उभरे हैं, ठीक है, तो दीज रिचुअल्स कैन नॉट बी डन, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। शी इज फ्री, ठीक है, शी इज फ्री टू लिव अ लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। ओके, तो आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है भाई साहब? व्हाट आर योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? तो माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज फ्री टू अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस देयर ओन कल्चर। जितने भी माइनॉरिटीज होंगे, माइनॉरिटी मतलब जो मेजॉरिटी में नहीं है, जितने भी माइनॉरिटी के ग्रुप्स हैं, दे आर फ्री टू अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस देयर ओन कल्चर। तो ये फ्री हैं अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए, अडॉप्ट देयर ओन कल्चर, ठीक है। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटीज, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मदरसा, मदरसा का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, लेकिन क्या होता है? स्कूल, ठीक है। आप मॉस्क में, मस्जिद में स्कूल बना सकते हैं और वहाँ पे अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, और उसको हम एक मान्यता प्राप्त स्कूल बोलेंगे। समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो माइनॉरिटीज़ में है, तो ये मस्जिद में स्कूल बनाना, ये एक माइनॉरिटी है। जैसे अगर आप देखोगे, लेट्स से आपका खालसा कॉलेज, एक नाम है खालसा कॉलेज, मुंबई में पंजाबीज आर इन अ माइनॉरिटी, तो इनके कैंडिडेट्स को वहाँ पे दे हैव अ कोटा, ठीक है। पंजाबीज विल हैव अ कोटा इन खालसा कॉलेज बिकॉज हेयर इन मुंबई दे आर इन अ माइनॉरिटी। समझ में आ रही है? जैसे पिल्लई है, पिल्लई कॉलेज, यहाँ पे मतलब तमिलियंस आर इन अ माइनॉरिटी, तो उनको भाई साहब एक कोटा रहेगा, उनके लिए इतने नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे। सो इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। माइनॉरिटीज, नॉट मेजॉरिटीज, ठीक है। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो आपके भाई साहब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आप स्टैब्लिश कर सकते हैं अगर आप माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भाई साहब कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब बिना किसी भेदभाव के हम डाइवर्सिटी को एनकरेज करते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अरे नाचने जाने में अभी टाइम है, चाचा कितनी बार घड़ी देखेगा भाई साहब। एडमिशन, ये सोहम सुरभि गायब है ना, वो भी नाच रहा है? नहीं, ऐसे ही सो रहा है, कंफर्म ना? आग लगा दी जाए, बहुत बढ़िया। एज पर इंफॉर्मेशन, ओके, एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन प्योर आपके मार्क्स पे होगा, कट ऑफ मार्क्स पे होगा, ठीक है। आप अगर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से होगा। आप अगर एससी, एसटी या ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो उनके कैटेगरी के कट ऑफ के मार्क्स के हिसाब से होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। आपको एडमिशन अगर डिनाई हो रहा है तो शायद आप कट ऑफ मार्क्स के नीचे हैं, इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये रीजन नहीं हो सकता है कि आप किसी रिलीजन या किसी लैंग्वेज को नहीं बिलोंग करते हैं। दैट कुड नॉट बी द रीजन फॉर योर डिनाइल टू एडमिशन इन एनी कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, कल भी हमने इस पे चर्चा की थी कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो भाई साहब इतने सालों पहले बना है, तभी भारत की एक जो भारत का गठन था वो अलग था, ठीक है। अभी बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। जब भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तभी साइबर क्राइम कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स ही नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में मैक्सिमम क्राइम्स ऑलमोस्ट 60 to 70% आर समहाउ लिंक टू ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड्स में है आपके मैक्सिमम क्राइम्स। तो उसके लिए क्या रूल है? तो उसके लिए आपको संविधान में चेंज लाना पड़ेगा, आपके सोशल सेटअप में चेंजेस होते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संविधान लिख दिया गया है तो अभी उसमें चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। आपके सिचुएशन के हिसाब से हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी चेंज। सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द अथॉरिटी, यू कैन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया चैलेंज एनी ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है। ये वाले आर्टिकल में अभी ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो इसको रिमूव कर दिया जाए, ऐसा आप चैलेंज कर सकते हैं। आप PIL फाइल कर सकते हैं कोर्ट में और आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट या तो आपका मंजूरनामा दे सकती है या खारिज भी कर सकती है, ठीक है। ओके, सो डॉक्टर BR
तो इन्होंने बोला था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और इन्होंने बोला था कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने का जो प्रोसीजर है वो होना ही चाहिए। दैट इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक चीज, एक रूल बुक जो है वो सदियों तक नहीं चल सकती, उस रूल बुक में चेंजेस होने ही चाहिए ना भाई साहब। ठीक है, जैसे हमारे ज़माने में क्रिकेट में भाई साहब ये जो आपका 15 ओवर के पहले फील्डर्स का पोजीशनिंग, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आप कभी, हाँ क्या बोलते हैं, पावर प्ले था ही नहीं। आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, अगर वो क्रिकेट फॉलो करते होंगे, पावर प्ले आपके ज़माने में था क्या? नहीं था भाई साहब, ये हाल ही में आया है। T20 फॉर्मेट नहीं था। तो गेम के रूल्स चेंज हो रहे हैं भाई साहब, क्योंकि गेम चेंज हो रहा है। एक ही चीज़ से तो चल सकता है। वैसे T20 था ही नहीं, आपका भाई साहब टेस्ट मैच होता था और वनडे होता था। ठीक है, और ये पावर प्ले का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, हमारे ज़माने में नहीं था ये। ठीक है, आपका थर्ड एम्पायर भी नहीं था, हमारे ज़माने में थर्ड एम्पायर भी नहीं था। एम्पायर कैसा भी हो भाई साहब, ही इज़ द वन हु इज डोमिनेटिंग द गेम। आउट तो आउट, नहीं आउट तो नहीं आउट, आप चैलेंज कर ही नहीं सकते डिसीजन को। ठीक है, DRS था ही नहीं आपका। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यू कैन को रिलेट टू इट, यू आर अवेयर ऑफ द रूल्स। तो ये आपके चेंजेस हुए हैं। एक गेम में अगर चेंजेस हो सकते हैं रूल्स में, तो एक पूरे कंट्री को रूल्स में चेंज क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कंट्री में इतने लोग रहते हैं और लाइफस्टाइल हमारा चेंज होता जा रहा है, हमारा सोसाइटल सेटअप चेंज होता जा रहा है, तो देयर शुड बी चेंजेस इन द रूल्स एज वेल। सो इन ऑर्डर टू चेंज इन द रूल्स देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और हमको ये हक है क्वेश्चन करने का। ठीक है, ओके। make other rights effective। ठीक है, when any of our rights are violated we can seek remedy through courts। ठीक है, तो हो सकता है भाई साहब कोई रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उस रूल को फॉलो करते हुए हमारा कोई एक राइट वायलेट हो जा रहा है, some of our right is getting violated, तो we can basically challenge in the court for that article to be either rectified or removed। ठीक है, so fundamental right we can directly approach the Supreme Court or the High Court ऑफ अ स्टेट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि आप अपना केस भी खुद लड़ सकते हैं, लॉयर की जरूरत नहीं है, अगर आपको बेसिकली पूरा मालूम है तो। ठीक है, आप अपना केस भी, आप लॉयर हो ये जरूरी नहीं है, कोई भी अपना आर्ग्यूमेंट कोर्ट में रख सकता है। ठीक है, समझ लो मेरे पास पैसे नहीं है लॉयर हायर करने का, या गवर्नमेंट मुझे जो लॉयर दे रहा है मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो मैं अपना केस खुद ही लड़ सकता हूँ इफ आई एम अवेयर ऑफ द रूल्स। ठीक है, मतलब मैं एक्चुअली में ब्लैक कोट पहनकर विदाउट बीइंग अ लॉयर आई कैन कंटेस्ट माई ओन केस। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, अपना केस आप लड़ सकते हैं। ठीक है, आप ये लड़ सकते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिकली द लॉज। ओके, एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑल्सो ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स अदर देन फंडामेंटल। ठीक है, तो हमारा बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के सिवा भी बहुत सारे राइट्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। राइट टू प्रॉपर्टी, तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है भाई साहब, जैसे आज की तारीख में पिताजी के प्रॉपर्टी में पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ लड़कों का ही हक होता था, लेकिन लड़के और लड़कियों का बराबर हक है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का बराबर हक है। और समझ लो भाई साहब, लड़की ने आकर भाई साहब साइन कर दिया कि नहीं, आई डोंट वांट दिस प्रॉपर्टी, एनी शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, तो भाई साहब वो लड़कों में डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज इट हैज़ टू बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन, चाहे लड़की की शादी हुई हो या ना हुई हो, इट हैज़ टू बी इक्वली डिवाइडेड। दैट इज कॉल्ड राइट टू प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो आपकी ही रहेगी, समझ में आ रहा है ये? अगर प्रॉपर्टी आपकी है और आपका कोई हायर है तो वो उसका ही रहेगा। ठीक है, सो प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड। ओके, और भाई साहब क्या है? राइट टू वोट, दीज आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। राइट टू वोट, एवरीबडी इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन विल हैव द राइट टू वोट। ठीक है, कास्ट हिज और हर वोट। सो ये सब आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स। तो डेमोक्रेटिक राइट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज का प्रोटेस्ट तभी कर सकते हैं व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इट। ठीक है, रूल्स का मतलब सिंपल चीजें हैं ये। ठीक है, वैसे भी आपका एक डेमोक्रेटिक सेटअप है तो आपका जो पूरा परवरिश हो रहा है तो आप उसमें समझ सकते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं। बट इवन बिफोर यू प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग यू शुड बी अवेयर। ठीक है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपको मालूम ही नहीं है आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि आपको भाई साहब रूल बुक के हिसाब से मालूम नहीं है कि लेबर लॉस क्या है, तो आप क्या ही प्रोटेस्ट करोगे। ठीक है, आप एक्सप्लॉयट होने दोगे अपने आप को, और जब तक आपको रियलाइज होगा कि भाई साहब आप इतने सालों से एक्सप्लॉयट हुए हो, इसका क्या करना है,
तब कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। सो दीज आर थिंग्स विच हैपन। मतलब ऐसा भी हुआ है कि आदमी 20 साल से 12 घंटे की नौकरी कर रहा है और वो मालूम ही नहीं है उसको, ठीक है, कि 12 घंटे की नौकरी कराना उसका इलीगल है। 20 साल से वो किए जा रहा है वैसे ही काम, तो उसने सोचा ही नहीं। अभी आप अगर जाकर उसको बोलोगे, आज उसकी उम्र भाई साहब 50 साल की हो गई है, आज अगर जाकर उसको बोलोगे भाई साहब तुमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो सोचेगा यार 20 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अभी मैंने इतना नमक खाया है, क्या ही प्रोटेस्ट करूँ, और मेरे पास उतना दम भी नहीं है भाई साहब। अभी अगर इन लोगों ने मुझे निकाल दिया, कौन नौकरी देगा मुझे 50 साल की उम्र में, है ना। सो दीज आर थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर कि एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है तो एक्सप्लॉयटेशन के पहले आपको रूल बुक मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सर्टन डेमोक्रेटिक राइट्स विच हैव बीन गिवन टू अस। एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, एनीथिंग दैट यू हैव पीपल इन योर माइंड? नो वरद जी, नो, नथिंग, ओके, बहुत बढ़िया। Chapter 6th, Fundamental Rights and Duties. In the previous chapter, we studied how the Constitution of India was written. We also studied the main objectives of the Constitution. One way of ensuring that the objectives are achieved is to guarantee fundamental rights to the citizens. In this chapter, we shall study the rights included in the Constitution and why they are important. Introduction. Today, most countries, through their constitutions, grant rights to the citizens. The aim of such rights is to help in the all-round development of the people. Rights are necessary also for strengthening democracy. The fundamental rights, therefore, constitute a very important part of a constitution. I thought that uprisings in Tunisia or Egypt took place because those governments did not accept people's rights. A. What is a right? When we say that a person has a right, we mean that the person can engage in a certain act and that others accept that behavior. Having a right also means that the person can expect specific behavior from other persons and from the government. Thus, rights can come into being only when other members of society and the government accept certain obligations. You must have seen that there is a silence zone near hospitals. This is a regulation local authorities declare that you cannot blow horns while passing through the silence zone. This regulation comes in the backdrop of a socially accepted idea that patients in the hospital need silence and that they are entitled to rest and recuperation in peace. Thus, the patient's claim to rest is accepted by society, and then a regulation is made to enforce that claim. Society accepts various such claims mainly when they are seen as reasonable. In other words, rights require in the first place an agreement among members of the society over what are reasonable claims of its members. Then, it also requires legal provisions for ensuring the rights. Such legal provisions include limits on the powers of the government. As you will learn later in Standard 10th, limits on the powers of government are seen as an important component of democracy. By agreeing to have limits on the government, a society ensures democratic government. When there are no limitations on government's powers, there is no democracy. I had heard of this word democracy, but did not know that it was related to rights. Must find out the rights of people in different democracies. When we say that we have freedom of speech, it means that other people around us also have the same right, and we all agree that we can freely express our opinions.
then there must also be legal provisions for protecting the freedom of speech. There must be provision that police or any other government officers cannot unnecessarily restrict our right to express our views. In this sense, rights imply limitations on the powers of the government. By granting rights to citizens, governments agree to limit their powers. Read newspapers of 1 week. List the new items that are against the government or critical of the government or some leaders. What would happen if the government said that you cannot publish any news that is against the government or cannot publish news items that criticize the government? By allowing publication of news opposed to it, the government accepts certain limitations. This is also known as freedom of the press. This freedom is part of a freedom of speech. But granting these rights was not an easy or straightforward process. In many countries, people engaged in struggles with their rulers for long periods before they could get their rights. When the Constitution of the United States was written in 1787, the idea of rights also existed. But that Constitution originally did not mention any rights because makers of that Constitution felt that rights are already there and do not need mention in the Constitution. But on the demands of citizens, a Bill of Rights was subsequently included in the US Constitution, that is, in 1791. Since that time, it has become customary to include rights in the Constitution of a country. The Constitution of India includes a detailed list of rights. These are called fundamental rights. This means that these rights are of fundamental importance. They are so important that the government cannot take away these rights. Long back in 1215, the British monarch had to agree to some restrictions over the monarchical powers. This agreement is famous as the Magna Charta, a charter agreed by the king. Even after this, there were many struggles in England between the people and the monarch. Those struggles resulted into many more limits on the powers of the king or queen. Ultimately, these struggles led to democracy and acceptance of citizens' rights. In 1776, the American people declared their independence from England. That declaration is known as the Declaration of Independence, in which it was asserted that certain rights of human beings were inalienable, meaning that nobody could take those rights away. Similarly, the French Revolution of 1789 also underlined the importance of rights through the Declaration of Rights of Man and of the Citizens. The French Revolution led to abolition of the monarchy and the rise of democracy in France. In what way rights are related to democracy? Educational and cultural rights. India is full of diversity. People in a country speak different languages, follow different religions, adopt different cultural practices, and celebrate different festivals. This is possible only when we do not force people to give up their own cultural practices and adopt the culture of the majority. In every part of the country, some cultural or linguistic groups will be in a minority. Do they have to follow the culture of the majority? Freedom means that minorities should be free to adopt and practice their own culture. The Constitution has guaranteed such cultural diversity by protecting educational and cultural rights of minorities. A group belonging to language-based minority or religious minority will have the right to protect its culture and to form educational institutions.
B. Are fundamental rights mentioned in Indian Constitution? Even before India became independent, our leaders were aware that a future India must respect rights of citizens and that there must be a guarantee of those rights. When India was under British rule, Motilal Nehru, who was president of an all-party committee, demanded that the government must adopt a Bill of Rights, that is, in 1928. Before Motilal Nehru, Lokmanya Tilak had declared that Swaraj was my birthright. And before Lokmanya Tilak, Mahatma Phule had recognized the importance of education and equality as rights of human beings. These ideas form the origin of our rights today in free India. There is a separate part of the Constitution of India where fundamental rights are mentioned. These fundamental rights include liberty, equality, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedy. C. Human rights. It is now internationally accepted that every human being has certain rights. These are described as human rights. It is also accepted now that human rights should be adopted and guaranteed by every country, and necessary mechanism for protection of human rights should be created. In the year 1948, the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights, 10th December 1948. This day is celebrated every year as Human Rights Day. Later, in 1966, the General Assembly of United Nations adopted the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, and many countries have signed that agreement. According to the international norm, India has created the National Human Rights Commission in 1993. The Universal Declaration of Human Rights lists many important rights. These include individual freedoms such as freedom of speech, movement, etc., right to equality, cultural rights, and freedom of religion. Besides this, Declaration also includes wide-ranging rights such as right to work, right to rest and leisure, right to education, etc. The purpose is to ensure a balanced development of every individual and ensuring equal worth of all persons. Dignity and justice for all of us, this is the motto of the Universal Declaration of Human Rights. Activity. Using Internet, find out countries that have adopted the Declaration of Human Rights. For information about the number of countries that have signed the International Covenant, access the UN website. D. Citizens' duties. Why can't we have only rights and no duties? It is often said that rights and duties are two sides of the same coin. Do you know what it means? Let us take an example. Right to equality means that men and women must have equal status and equal treatment. Does this happen in real life? Unless all members of society respect this right and fulfill the duty of treating women as equal, this right will never fully come into being. Therefore, it is the duty of every citizen not to engage in domestic violence against women and to oppose ill treatment of women, because women are not treated equally and practice of female foeticide is prevalent. Is it not a duty to respect women as equal citizens? You will now understand why duties are important for the fulfillment of rights. Just as society must respect our rights, society expects that we accept certain responsibilities as our duties.
Some duties are listed in the Constitution as a fundamental duties. These include to respect the Constitution, to respect national flag and national anthem, to protect the country, to adopt a feeling of brotherhood towards all citizens of India, to protect the environment, to adopt a scientific approach, etc. Is there punishment if these duties are not performed? Ecological balance. Human beings are dependent on environment for air, water, trees and minerals. If we use these natural resources indiscriminately, that leads to environmental degradation. Our present generation may be happy to use as many trees as it can cut down, but what will happen to later generations? Already, over-exploitation of natural resources is leading to crises such as drop in rainfall, rise in temperature, and many other environmental hazards. This only shows the importance of duties. It is not our duty to use the natural resources carefully. Think of others and think of our future generations. Activity. Obtain a copy of the Constitution of India and make a list of fundamental duties. Discuss in your class why these duties are important. I can now see the link between rights and duties. Unless we are bound by the duty to protect our environment, how can later generations enjoy the benefits of forests and fresh air and other natural resources? Right to equality. Democratic government means that the government is not arbitrary. It works according to rules and regulations. But what if rules were only applied to some people and not to some others? It would still be an arbitrary government. Therefore, there must be the same rules for everyone. This is the principle of equality before laws. Our Constitution guarantees that all persons will be treated equally by the government. Equality means that persons will not be treated differently just because of the gender, religion or caste, etc. Right to equality also means that everyone will get equal opportunities. Remember that there are many inequalities in our society, and to remove those inequalities is the objectives of our Constitution. Therefore, it is the responsibility of the government not only to treat all persons equally, but to implement policies that will bring equality in our social relations. You may have heard about reservation of seats in school and college admissions for women or persons of weaker sections. This is an example of government's efforts to bring equality. Right to equality does not mean only equal legal treatment. It also means that groups which are backward and traditionally discriminated against must get the opportunity to develop themselves and become equal in the true sense. Thus, right to equality puts a responsibility on the government to remove injustice and inequality. Right to freedom of religion. In India, people follow different religious practices, but the government does not support or oppose any religion. Every person is free to follow any religion and pray according to her or his religion and also propagate their religion. The government will not differentiate between persons of different religions only on ground of their religion. And because there is no religion which is the official religion of our country, government or government-aided institutions will not force us to follow any particular religious practice. Government also does not itself preach any religion or give religious education in schools aided by it. Right to information. Similarly,
The right to information is now enforced, though it is not part of a fundamental rights. Citizens cannot judge the government if they do not have enough information. Therefore, of late, it has been accepted all over the world that democracy means citizens' right to get the information from their government. This is known as the right to information. After the efforts of the senior social activist Anna Hazare and his followers, right to information was passed by the Government of India. Right to liberty. Right to life is one of the most important rights of the individual. Our Constitution guarantees this right. It means that even the government cannot take away our life or cannot arrest us without reason and without legal procedure. But merely a guarantee of life is not enough. As human beings, we want to live a meaningful life. We want to do things we like. We want to develop our personality, follow our hobbies, pursue our own interests. For this to become a reality, we need an assurance that there won't be unreasonable restrictions on our personal liberties. Freedom of speech is one of the most important personal liberties. Besides, we have the liberty to form associations and organize meetings. We also have the freedom to move freely in different parts of the country and reside anywhere in the country. And we have the freedom to undertake any profession or business of our liking. Right to constitutional protection. So far we listed the rights guaranteed by the Constitution. But what do we mean by guarantee? If our right is violated, we can go to the government for protection. But what will happen if some officer or the government itself violated or did not respect our rights? In such situation, we have the right to move the courts. This is also called as right to constitutional remedy. Court will decide if the government has wrongly interfered with our rights, and if so, ask the government not to do so. Judiciary is the protector of our rights. This provision makes our fundamental rights truly guaranteed. First, what is the importance of right to equality? Second, why is the right to constitutional remedy the most important right? Activity. Imagine we had right to liberty but not the right to equality. What would be the result? Right against exploitation. Both liberty and equality will be violated if some people are forced by others to undertake some work against their wishes. Because of poverty, there used to be many people who would take loans from private moneylenders, and the moneylenders would then force them to work without payments until the loan and interest are repaid. This practice was known as forced labor or wait. The Constitution has declared such practices as illegal. There will be no slavery in any form, and nobody will be treated as a bonded labor. Another fallout of poverty is that children from poor families are required to undertake work and earn money. As a result, children are sometimes employed in very hard and dangerous jobs, such as the job of making firecrackers. The Constitution has banned such practices because these involve exploitation of children. Children below the age of 14 years of age cannot be employed in hazardous jobs. Positive and negative rights. Rights are necessary for our personal development. They are necessary also for the well-being of the society. Rights ensure that weaker and backward sections of society get opportunities to improve their condition.
The right to equality is very important in this respect. Thus, some rights are limitations or restrictions on the powers of the government, while some rights mandate that the government adopts policies for the well-being of weaker and needy sections. In this sense, rights are responsibility of the government and the society to make sure that various services and facilities reach all sections. So, our rights are twofold. Some rights are restrictions on government, what the government cannot and should not be doing. Let us call them negative rights, because they tell us what the government should not do. On the other hand, some rights tell what the government should do. These are positive rights. Right to education, for instance, is a positive right. On the other hand, freedom of speech is a negative right, meaning that it states that government cannot put unreasonable restrictions on a freedom of speech. Other rights. The idea of rights does not stop only at fundamental rights. For instance, we know that citizens of India enjoy the right to vote. This right is not listed in fundamental rights, but it is part of our constitutional rights. Even after the Constitution was written, the scope of our rights has been expanded. For example, we now have the right to education. Under this right, all children between the age of 6 and 14 are entitled to education. Activity. Collect the information about right to education. Discuss in your class the importance of right to education.